अच्छा जी, ये हम जो स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम वेटेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। देखिए लॉ में एक चीज मैं आपको बताऊं, आपकी जो ड्राफ्टिंग का कोई इशू नहीं होता, मेन चीज होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग। ड्राफ्टिंग का इशू नहीं होता, क्यों? क्योंकि देखिए आपने 12 साल 13 साल पढ़े, अगर ओ लेवल्स ए लेवल्स के हो 13 साल पढ़े, अगर मैट्रिक या इंटरमीडिएट किया तो 12 साल पढ़े। 12 साल पढ़ने के बाद भी अगर आप एक सेंटेंस नहीं लिख सकते तो ऐसा हो नहीं सकता। ड्राफ्टिंग इज नॉट एन इशू। ड्राफ्टिंग के पीछे जो कोर इशू है जिसकी वजह से आपकी ड्राफ्टिंग खराब होती है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ, जो कि आपकी खराब होती है, जिसकी वजह से आपकी ड्राफ्टिंग के इश्यूज आते हैं। जब आपको ऐसे लिखना सबको आता है, माई सेल्फ, माई फेवरेट पर्सनैलिटी, ऐसे कोई भी लिख देगा, लेकिन अब किसी सब्जेक्ट मैटर पे, किसी एक ऐसे सब्जेक्ट, लॉ हो गया, साइंस हो गया, बायोलॉजी हो गया, कोई भी एक्सप्रेसिव सब्जेक्ट पे अगर आपको ऐसे लिखने को दिया जाए तो जब तक वो सब्जेक्ट मैटर की आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, यू विल नॉट बी एबल टू राइट एसे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ड्राफ्टिंग मिस्टेक है, ये ड्राफ्टिंग मिस्टेक नहीं, आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है। सही, अगर आपको कहते हैं 14 नुकात लिख दो, आपको 14 नुकात ही नहीं पता तो आप क्या लिखेंगे? ये आपकी ड्राफ्टिंग का एरर नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर का इश्यू है। तो हम जो फोकस करते हैं, पहला चैप्टर जिन बच्चों ने पढ़ा, मैंने यही कोशिश करी है, मैंने कहा आगे भी इंशाल्लाह हम इसी तरह लेके चलेंगे। हमारी कोशिश है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस को स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि आईकेएफ का जो हमारा वाला दौर था 2011-12 वाला, उस टाइम पे कंपनी लॉ में एबीसीडी सीए में एबीसीडी मॉड्यूल्स हुआ करते थे। मॉड्यूल पूरे सीए का जो 12 सब्जेक्ट थे उसमें से आसान तरीन सब्जेक्ट यूज्ड टू बी कंपनी लॉ। सही है, कंपनी लॉ एंड आईटी यूज्ड टू बी द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट, मोस्ट इजी सब्जेक्ट ऑफ सीए इंटरमीडिएट। अब ये ट्रेंड खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि उसने आगे ओपन बुक कर दिया, टैक्स को भी ओपन बुक कर दिया। अब टैक्स भी वो अच्छे लेवल पे ले गया और कंपनी लॉ को भी अच्छे लेवल पे ले गया, क्योंकि आपको जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो उस वक्त किताब खोल के आप कैसे पढ़ोगे? जब पहली दफा टैक्स का पेपर, सुनो बच्चों, रेहान और अब्दुल्ला, जब पहली दफा टैक्स का पेपर ओपन बुक आया था सीए फाइनल का, कितने बच्चे पास हुए थे? 100 पूरे पाकिस्तान से। क्यों? किताब खोलना किसी को आता ही नहीं था, किताब खोलना किसी को आता ही। 100 बच्चे पूरे पाकिस्तान से पास हुए थे टैक्स में सीए फाइनल लेवल पे, सिर्फ इसी वजह से कि उनको पता ही नहीं था कि इस किताब की इंटरप्रिटेशन किस तरह करते हैं। उनकी आदत थी कि रट्टे मारते थे, 50-60 नंबर स्ट्रेट आते थे, 30-40 नंबर का वो जो है सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन कर देते थे, पास हो जाते थे। लेकिन जब ये चीज हुई तो फिर बच्चों ने जो है अपनी स्ट्रेटेजी को रीवैम्प किया। तो यहाँ पे भी आप लोगों को जो मुश्किल करने का जो उसका पर्पज है कि मैं बार बार क्यों ये बात कह रहा हूं कि आप लोगों के दिमाग को इतना ओपन किया जाए कि पेपर रट के पास नहीं होगा। ये चीज आप लोगों ने अपने जहन में बिठा लेनी है कि ये पेपर रट के पास नहीं होगा, ये जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी उतनी अच्छा पेपर पास होगा। आइए अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं कुछ स्केच इसका बना रहा हूं, ये आप लोगों ने बनाना है मेरे साथ साथ बनाना ज्यादा बेहतर है। सही है, अब ये मैं बना रहा हूं इनकॉर्पोरेशन का स्टेप्स, इनकॉर्पोरेशन के स्टेप्स। सही है, ये मेरे साथ साथ बना लें ताकि फिर हम इसके बाद इसको समझ लेंगे। सही है, इसके बाद समझते हैं हम। कि होते अब ये कंपनी बनती किस तरह है, ये हम देखने जा रहे हैं। बना लिया अब्दुल्ला? बना लिया। अच्छा, बस क्विकली 5 मिनट का पहले जो है प्रीवियस रिवीजन कर लेते हैं। हमने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी कि कोई भी अगर कारोबार स्टार्ट करें तो आपके पास 3 फॉर्म्स हैं, या तो आप सोल प्रोप्राइटर के तौर पे करेंगे काम, या पार्टनरशिप के थ्रू करेंगे, या आप कंपनी बना के करेंगे। कंपनी में हमने क्या पढ़ा था? कंपनी क्या है? एक लीगल एंटिटी है। मैंने बताया था लीगल एंटिटी क्यों है? इट इज फॉर्म्ड अंडर अ प्रोसेस ऑफ लॉ एंड वाउंड अप अंडर अ प्रोसेस ऑफ लॉ। जब भी एक लीगल एंटिटी है। और ये क्या वाया ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। क्यों कहा था ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल? प्राइवेट कंपनी होगी तो कम से कम 2 लोग होंगे, मैक्सिमम 50 होंगे। प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड है तो मिनिमम 3 होंगे और मैक्सिमम अनलिमिटेड होंगे। सिंगल मेंबर कंपनी है तो 1 होंगे। सही है। फिर हमने इसके अंदर पढ़ा था कि बिजनेस का होना जरूरी है। ज़कात, खैरात, फितरात बांटने के लिए अगर कोई आप कंपनी नहीं बना सकते। बिजनेस का मतलब टू अर्न प्रॉफिट। सही है। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? डेफिनेशंस पढ़ी थी। हमने कहा था प्राइवेट कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो अपने आर्टिकल्स के जरिए अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करे, क्या? टू ट्रांसफर इट शेयर, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 50 होंगे। और तीसरी चीज क्या थी? प्रोहिबिट करे कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं करेगी फॉर सेल ऑफ इट शेयर, डिवेंचर, रिडीमेबल कैपिटल। सही है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या है? वो कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है
इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके अंदर ये तीनों रेस्ट्रिक्शन नहीं हो, कौन सी, ट्रांसफर ऑफ इट शेयर, प्रोहिबिशन की एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई भी लिमिट ना हो, सही है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, गारंटी लिमिटेड। गारंटी लिमिटेड में क्या होता है कि एक सर्टेन अमाउंट को मेंबर जो एग्री करते हैं कि ये वो कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स द वाइंडिंग अप ऑफ द फर्म, और लायबिलिटी कब तक रहती है, जब तक वो मेंबर हैं, जब तक, और मेंबरशिप खत्म होने के बाद भी 1 साल तक। अच्छा, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या होती है, वो कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी में 50% से ज्यादा शेयर्स को होल्ड करे, सही है। और दूसरा क्या कि उसकी कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड उसके पास हो, मतलब कि अगर 8 डायरेक्टर हैं तो 8 में से 5 डायरेक्टर उसके अपने हो। सब्सिडरी क्या होगा, उलट होगा। सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होगी जिसके अंदर किसी दूसरी कंपनी के 50 से ज्यादा शेयर्स हो, या उसकी जो कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड है उसमें कोई दूसरी कंपनी के लोग जो है कंट्रोल कर रहे हो। फिर इसके हमने पढ़ा था कौन सा, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। लॉ ने कंपनी बनाने की इजाजत दी है जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी विदाउट एडिंग द वर्ड लिमिटेड, लेकिन वो कंपनी का काम क्या होना चाहिए, फॉर द प्रमोशन ऑफ साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, हेल्थ, स्पोर्ट्स, रिहेबिलिटेशन, इस तरह के, सही है। उसमें क्या था कि प्रॉफिट को नहीं बांटेगी अपने, सही है। क्यों कहा था ये नहीं बांटेगी, क्यों भाई, अगर आप डोनेशन के तौर पे किसी को कुछ दे रहे हैं तो आप किसी के घर वालों के लिए नहीं दे रहे, वो जो है हकदार जो लोग हैं उनको दे रहे हैं, सही है। फिर हमने कहा था कि उसका प्रॉफिट जो है वो री इन्वेस्ट हो जाएगा और वो अगेंस्ट द लॉ ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी काम नहीं करेगी। फिर हमने पढ़ा था अगर इसका कौन कौन से ऐसे रीजंस होंगे जिसकी वजह से उसका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा, सही है। नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस टू 3 हो जाए, फाइनेंशियल अपनी जमा कराए, बहुत सारी चीजें उसने उसके अंदर बता दी थी, रिड्यूस ब्लू 3। इसके बाद जो हमने क्या पढ़ा था, अगर उसके अंदर जो है लाइसेंस रिवोक होगा तो फिर क्या होगा, उसका हमने पूरा प्रोसेस हमने उसका देखा था। क्या था उसका प्रोसेस, क्या था भाई, नेट एसिड जो है वो ट्रांसफर होंगे इन अ सिमिलर कंपनी। इसके बाद क्या था, रिपोर्ट बनाएगा बोर्ड, सही है, 15 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लायंस, सही है। इसके बाद क्या, अगर कोई आपकी लायबिलिटी है बची हुई तो, वरना तो फिर स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा नेम फ्रॉम द रजिस्टर। और जो उसके मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो किसी सिमिलर कंपनी में, जो सॉरी जिस कंपनी में एसेट ट्रांसफर हो रहे हैं उसके 5 साल तक मेंबर और डायरेक्टर नहीं बन सकते। ये चैप्टर हमारा 1 था, पूरी इसकी समरी थी, सही है। अच्छा, अभी आइए इनकॉर्पोरेशन के स्टेप्स। देखिए अब यहाँ पे हम सीखेंगे कंपनी बनती किस तरह से है, यहाँ कंपनी बनने जा रही है। देखिए जब भी कोई भी आप कंपनी बनाएंगे ना तो ज़ाहिर है आपको कंपनी एक्ट के थ्रू आपने कंपनी बनाई, नंबर 1 चीज, और इसके कोई एक डिफाइंड स्टेप्स हैं, आपने उन स्टेप्स को फॉलो करना है इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। इनकॉर्पोरेट और फॉर्म, मेक कभी नहीं लिखना, मेक अ कंपनी नहीं होता, इनकॉर्पोरेट होगा, फॉर्म होगी कंपनी, सही है। लॉ इनकॉर्पोरेट यूज करता है, आपने भी इनकॉर्पोरेट का वर्ड यूज करना है। जिस तरह किसी बच्चे का नाम रखा जाता है, आपके अम्मा अब्बा ने आपका नाम रखा यकीनन, तो इसी तरह आप एक कंपनी का नाम सबसे पहले लेकर जाएंगे रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार कौन बंदा होता है, या SECB का बंदा होता है। SECB क्या होता है, ये हमारा रेगुलेटर है। आप दोनों बच्चों की पहली क्लास से पहले पढ़ा नहीं है। SECB कौन है, रेगुलेटर है। जैसे कि स्कूल का प्रिंसिपल होता है, जैसे आप लोग कौन से इंटरमीडिएट के हैं, दोनों इंटरमीडिएट के, तो आप लोगों का एक स्कूल था जहां आप लोग पढ़ते थे, आप लोगों के स्कूल को सबको रेगुलेट कौन करता था, या तो HSC करता था या SSC करता था, सही है। 9 मैट्रिक को SSC करता था और हायर सेकेंडरी जो HSC करता था। ये कहता आपका बोर्ड था, पेपर भी यही कंडक्ट करता था, रिजल्ट पेपर चेक भी यही करता था, रिजल्ट भी यही बनाता था, एडमिट कार्ड भी यही इशू करता था। SECB यही वाला रोल अदा करता है। कंपनियां पाकिस्तान में 1.25 लाख से ऊपर कंपनियां हैं पाकिस्तान में इस वक्त रजिस्टर्ड विद SECB। तो होता क्या है कि वो कंपनियां जो है उनको रेगुलेट कौन करता है, उनको रूल कौन करता है, उनको गवर्न कौन करता है, SECB करता है। कमीशन, SECB का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सही है। ये उनको क्या करता है, ये उनको गवर्न करता है, उनको रूल करता है, उनको डिक्टेट करता है, उनको इंस्ट्रक्ट करता है, उनको डायरेक्ट करता है, सही है। ये आपका इदारा है। अच्छा, तो आप रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार कौन है, रजिस्ट्रार उसका एक एम्प्लॉई है, सही है। ज़ाहिर है इदारा खुद तो कुछ नहीं होता, इंसान होते हैं। KNS खुद क्या, KNS तो सिर्फ एक टैग है, पीछे तो लोग हैं उसके। तो सिमिलरली SECB भी सिर्फ एक नाम है, उसके पीछे जो है पूरे लोग उसको चला रहे होते हैं। रजिस्ट्रार वो बंदा होता है जिसको आप रिपोर्ट करते हैं। हर कंपनी का अपना रजिस्ट्रार होता है। रजिस्ट्रार की डिवीजन किस तरह होती है, या तो एरिया वाइज होगी, रीजन वाइज होती है कि भाई ये वाला रीजन जो है, ये कराची का रजिस्ट्रार ये है। लिस्टेड कंपनी जो होती है, लिस्टेड कंपनी कौन होती है, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। लिस्टेड कंपनी में अल्फाबेट वाइज होता है, जैसे ए से जितनी भी आएंगी वो इनके पास होंगी, B से C से जितनी आएंगी इनके पास होंगी, DE से जितनी भी होंगी वो आपके पास
और आगे ऑनवर्ड जो है वो इनके पास होंगी। ये इसका क्राइटेरिया होता है। सही है, डिवीजन होता है रजिस्ट्रार। अरे एक रजिस्ट्रार 1.25 लाख कंपनियों को नहीं देख सकता, हजारों की तादाद में रजिस्ट्रार्स होते हैं जो उनको भी डोमेन दे दिया जाता है। जैसे एक टीचर है, उसको पता है कि मेरा इतना कोर्स है, मैं इतना पढ़ा के जाऊंगा, तो उसी तरह सिमिलरली जो है उसको भी पता होता है कि उसका कितनी कंपनियां उसके अंडर आती हैं। तो आप क्या करते हैं, नाम जो है सबसे पहले जो है आप सोचते हैं, जिस तरह बच्चे का नाम सोचा जाता है उस तरह कंपनी का नाम सोचा जाता है। फिर नाम को जो है फिर आप क्या करते हैं, नाम को फिर आप अप्लाई करते हैं। आप बोलते हैं, जाते हैं रजिस्ट्रार के पास कि भाई मैं एक कंपनी बनाना चाहता हूं जिसका नाम ये होगा। सही है, अब सही है, अब अच्छा वो चेक करता है, देखता है कोई इस तरह का मिलता जुलता नाम पहले तो मौजूद नहीं है। अब ये तो है ना, जैसे हम लोग तो आपस में कोई भी नाम रख लेते ना, हमारे नाम को रजिस्टर्ड थोड़ी है हमारे नाम, किसी ने भी रख लिया। जैसे मेरा नाम हसन है, बुरहान हसन है, आप भी हसन रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं, अब्दुल्ला के इतने सारे नाम होंगे। सही है, तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। सही है, वो क्या करता है, आपने कोई भी नाम दिया तो पहले अपने डायरेक्टरी में सर्च करता है कि कोई सिमिलर नाम मौजूद तो नहीं है। अगर कोई सिमिलर नाम मौजूद है तो वो आपको बोलेगा भाई ये नाम पहले से मौजूद है, ये नाम आप नहीं रख सकते। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। कराची स्टॉक एक्सचेंज था पहले, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज था और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज था। सही है, जब इनका आपस में मर्जर हुआ तो ये चाह रहे थे, अच्छा इनके सिंबल्स ये देखिए, SELSEISE। जब इनका मर्जर हुआ तो ये हो गया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ये चाह रहे थे कि PSE मिले, इनको क्या मिले, PSE का सिंबल मिले। लेकिन जब ये SECP के पास गए तो ये ऑलरेडी ये सिंबल कहीं मौजूद था, तो उन्होंने इनको ये सिंबल नहीं दिया। उन्होंने कहा हम आपको PSE नहीं दे रहे। अब एक्सचेंज में E के बाद क्या आता है, X आता है, तो उन्होंने क्या किया, PSX कर दिया इसको। समझे आप? तो होता क्या है, जब आप कंपनी बनाने जा रहे होते हैं तो आप जो है नेम के लिए अप्लाई करते हैं। वो क्या करेगा, चेक करेगा कि नेम ऑलरेडी मौजूद है या नहीं है। अगर नेम ऑलरेडी मौजूद हुआ तो आपको वापस कर देगा, बोलेगा जाओ दोबारा नया नाम लेकर आओ। सही है, अगर नेम मौजूद नहीं हुआ तो वो आपका नाम को क्या करेगा, रिजर्व कर लेगा फॉर द पीरियड ऑफ 60 डेज। 60 दिनों तक के लिए आपके नाम को रिजर्व कर लेगा अपने पास। अब ये 60 दिन आपके खेलने कूदने के लिए नहीं है। 60 दिनों में आपको क्या करना होगा, आपको 60 दिनों में 2 डॉक्यूमेंट बनाने होंगे। एक कहलाता है आर्टिकल्स और एक कहलाता है मेमोरेंडम। ये क्या होते हैं इन डिटेल हम आगे जाके देखेंगे। व्हाट इज आर्टिकल्स, व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अभी मैं इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, ये एक तरीके से लॉज एंड रेगुलेशन होते हैं कंपनी के, बस इतना भी समझे। सही है, ये 60 दिनों में आप क्या करेंगे, आर्टिकल्स बनाएंगे और मेमोरेंडम बनाएंगे। आर्टिकल्स और मेमोरेंडम बना के फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ये दोनों किताबें ले जाके रजिस्ट्रार को देंगे। रजिस्ट्रार को बोलेंगे भाई देखो ये मैंने दोनों चीजें बना ली हैं, अब आप इसको देखो, रिव्यू करो। वो देखेगा, वो रिव्यू करेगा। इसके बाद अगर उसको लगता है कि भाई इसमें कोई ऐसी चीज है, डेफिशिएंसीज है, तो वो आपको बोलेगा, कम्युनिकेट करेगा कि ये चीजें सही कर दो। अगर उसको लगेगा कि नहीं इसके अंदर कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है तो वो क्या करेगा, वो आपका जो है कंपनी को रजिस्टर कर लेगा। रजिस्टर किस तरह करता है, वो आपको कोई लेटर वगैरह नहीं लिखेगा, आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। दैट सर्टिफिकेट विल बी कॉल्ड एट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इट इज जस्ट लाइक अ बर्थ सर्टिफिकेट। आप लोगों का भी एक बर्थ सर्टिफिकेट होगा, बर्थ सर्टिफिकेट पे जो आप लोगों का नंबर होता है वही आगे जाके आप लोगों का इवेंचुअली CNIC नंबर बनता है। सही है, तो बर्थ सर्टिफिकेट जिस तरह आप लोगों का है कि भाई इस अस्पताल में इतने बजे पैदा हुए थे, इसी तरह यहाँ भी वो लिखता है कि ये इसका नाम है, ये प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक है, जो भी है। फिर वो लिखता है कि इस डेट पे ये जाके बनी है। जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वो बनी है 14 अप्रैल 1990। तो उसमें लिखा हुआ है कि मेडको फूड्स लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ऑन 14 अप्रैल 1990। सही है, तो ये पूरा एक प्रोसेस है। चैप्टर पूरा हमारा इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। फिर इसके अंदर रेलेवेंट चीजें आती रहेंगी। जैसे नाम की बात करी तो नाम में क्या है, नाम में रेस्ट्रिक्शंस हैं। कुछ नाम है जो आप रख ही नहीं सकते, कुछ नाम है जो आप रख सकते हैं बट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार। सही है, फिर हम ये देखेंगे इसके अंदर। फिर हम आर्टिकल्स और मेमोरेंडम में देखेंगे मेमोरेंडम में क्या होता है, क्या चीज कंस्टिट्यूट्स अ मेमोरेंडम, क्या चीज आर्टिकल्स में होती है। फिर हम इसके बाद देखेंगे कि इन दोनों की ऑल्ट्रेशन किस तरह होती है। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपका नाम रख दिया, चेंज नहीं किया, लेकिन अगर कंपनी अपना नाम चेंज करना चाह रही है, कंपनी अपना लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करना चाह रही है, कोई भी चीजें अपनी जो है डाइवर्जन कर रही है फ्रॉम द ओरिजिनल स्टेट, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्टेट, तो वो डाइवर्जन किस तरह से वो करेगी, यहां हम इसके अंदर देखेंगे।
फिर हम चेंज ऑफ नेम देखेंगे कि नाम कब कब चेंज हो सकता है, कहाँ नाम चेंज करना मैंडेटरी है और कहाँ नाम चेंज करना आपकी मर्जी, आप लाइन ऑफ बिजनेस चेंज कर रहे हैं तो वो भी हम इसका डिटेल में देखेंगे। फिर हम सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन से रिलेटेड भी इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन में। फिर इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन कंपनी, जो आपने सवाल किया कि कंपनी अगर रजिस्टर हो जाए तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। इसको एक दफा नोट जिसने नहीं किया वो नोट कर लें, किसी का कोई सवाल है तो पूछा कि अभी मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग दी है, इसको हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। ये नोट्स आप ले लें। ये इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग यहीं से डेवलप होती है आपकी, और यहाँ ड्राफ्टिंग भी आप सीखेंगे। इस चैप्टर को अगर आप एंड में देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा इसकी वेटेज का, इसकी पेपर वेटेज का आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा। 10-10, 12-12, 15-15 नंबर। ये अगर पिछली 4 अटेम्प्ट में देखेंगे तो ये 50 में से पूछता था, अब ये 100 में से पूछेगा, तो इसका आप डबल कर लें। ये पहले 50 नंबर में से, पिछले 4 अटेम्प्ट्स में से 50 नंबर में से इतना पूछता था। 50 में से 8 पूछा है इसने स्प्रिंग 2021 में, ऑटम 2020 में इसने 6 पूछा है, स्प्रिंग 2020 में इसने 3 पूछा है, और ये पिछले 2 अटेम्प्ट में ये तकरीबन 12-12 नंबर का पूछ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और टफेस्ट चैप्टर। हम कोशिश करेंगे कि इसको बहुत अच्छी तरह से इसको समझें। किसी का कोई सवाल है तो पूछें, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये नहीं है और हाँ, ये इतना ही। अगेन मैंने कहा ना, कंपनी लॉ में अंडरस्टैंडिंग का एलिमेंट बहुत ज्यादा है। कंपनी लॉ कोर्स इतना बड़ा नहीं है और अभी फायदा उठा लो, ये आगे बढ़ा देंगे। ये इतने बेवकूफ कौम है हमारी IKF की, बात अल्लाह माफ करे, हमारा अपना इंस्टीट्यूशन है। जो कोर्स 100 नंबर का था इन्होंने उसको उठा के 200 नंबर का विद सेम वेटेज कर दिया। बिजनेस लॉ में इन्होंने तकरीबन 12 से 15% का डिक्रीज किया बेवकूफों ने, उसको 40 नंबर के बजाय उसको उसी कोर्स को 100 नंबर का पूछ रहे हैं। अब इतने बेवकूफ हैं। और जो कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ को उन्होंने 10 से 12% का इंक्रीज किया है और कुछ भी नहीं किया है इन्होंने। ये कोर्स छोटा है, ये नई काउंसिल आ गई है, ये नई काउंसिल बढ़ा देगी कोर्स को, समझ लो इसको, इसी में पास कर लो। कंपनी लॉ में बढ़ाया है पिछले कोर्स से। जो 50 नंबर का क्वेश्चन था उसमें होना तो डबल चाहिए था ना, 50 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें आप। इन्होंने क्या किया, सिर्फ 10% इंक्रीज किया। और ये इतने माठे हैं, इन्होंने बिजनेस लॉ को डबल कर दिया और उसका कोर्स भी कम कर दिया, एजेंसी उड़ा दिया उसमें से कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को छोटा कर दिया। मतलब यार हद होती है तुम लोग यार, कैसे। वही मैं कह रहा हूँ, जल्दी जल्दी निकालो। बिजनेस लॉ भी नहीं, जिसका नहीं रुका हुआ है वो बिजनेस लॉ भी जल्दी निकाल ले। ये नई काउंसिल आके इसके अंदर छिड़म छाड़ी जरूर करेगी अगले 1 साल के अंदर। हाँ नहीं, इस टाइम में नहीं पड़ेगा, इतनी जल्दी नहीं पड़ेगा। इनकी अपनी रेपुटेशन के भी सवाल होता है ना, पिछली काउंसिल करके गई, अभी एकदम से इतना चेंज कर दें। लेकिन मेरे हिसाब से IKF ने ईमेल भी किए मुझे, जो सारे टीचर्स को करिए, कमेंट मांगा है पेपर पे ना, तो कंपनी लॉ के लिए इन्होंने मुझे करी है। तो इंशाल्लाह मैं हफ्ते इतवार को कोशिश करके इस पे इनको कमेंट भी दूंगा। यार वो आएगा, वो और मुश्किल आएगा, मुश्किल तो आपको आएगा ही आएगा। हाँ, प्राइवेट कंपनी को मिलता है, वो बिजनेस स्टार्ट सबको कर, हाँ वो हम देखेंगे आगे। वो आप कमिटमेंट ऑफ बिजनेस वाली बात कर रहे हैं, हम देखेंगे वो सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ। बिल्कुल देखें। अगेन मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे, जो बच्चा पहले पढ़ चुका है, आपने पहले पढ़ा है सही है, अब जैसे आप तीनों ने पहले पढ़ा हुआ है, तो जो पुराने कॉन्सेप्ट है उसको निकाल दें, ऐसे पढ़े जैसे पैदा हो पढ़ रहे, ताकि जो चीज गलत जहन में अगर बैठी भी है ना वो निकल जाएगी। अच्छा देखिए, एक होता है आपका, ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ते हैं हम। ये आया स्पेशल रेजोल्यूशन, ये आया आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अच्छा देखिए, रेजोल्यूशन क्या होता है, किसी चीज पे इत्तेफाक करना, रिजॉल्व करना, सही है, इत्तेफाक करना। अब हम कितने यहाँ पे, मिसाल के तौर पर हम लोग 6 लोग बैठे हुए, अब डिसाइड करना है कि वेदर टू गो KFC और मैकडोनल्ड। तो जाहिर है अब सबकी अब मुख्तलिफ राय है, तो हम क्या करेंगे, वोटिंग कराएंगे, पूछेंगे। अगर 4 ने कहा KFC, 2 ने कहा मैकडोनल्ड, तो कहाँ जाया जाएगा, KFC। वाइस वर्सा, अगर 4 ने कहा मैकडोनल्ड, 2 ने कहा KFC, तो मैकडोनल्ड जाया जाएगा। अब वो बाकी 2 की मर्जी है, वो हमारे साथ चले या ना चले। रेजोल्यूशन हो गया, अब हम चारों जाएंगे, वो 2 जाएं ना जाएं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा फैसला जो है वो तय पा गया कि हमें जाना कहाँ पे है। अब जो कंपनी में जिस तरह आप देखो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, अगर कोई फैसला करना है तो ये चीज डिसाइड करनी होती है वेदर टू गो फॉर दैट डिसीजन और नॉट। अगर कोई प्रपोजल है, मिसाल के तौर पे कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है,
मिसाल के तौर पर फैसलाबाद में टैक्स इकोनॉमिक टैक्स जोन बना है, जहाँ पे आपको टैक्स की सेविंग और इकोनॉमिक जोन बना है जहाँ पे आपको 10 साल की टैक्स की सेविंग है। कॉर्पोरेट टैक्स से आपका मिसाल के तौर पे 31%, उसमें से 5% वो कह रहे हैं कम देना, 26% देना। अब ये 26% का डायरेक्टर्स चाह रहे हैं कि यार जिनकी जो मालिकान है कंपनी से, उनसे पूछा जाए। अब वो पूछने का वे आउट क्या होता है ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है, इसकी बेसिक क्या है, इसका अगर मैं तर्जुमा करूं क्या है कि ये जो है आपका किसी चीज पे मुत्तफिक हो जाना, रिजॉल्व कर जाना, अग्री कर जाना कि वेदर टू डू दैट थिंग और नॉट। अच्छा देखो, दो तरह की चीजें होती हैं जो हम जो है देख रहे होते हैं। एक होती है हमारी कोई चीज, आप लॉ कहता है कि यार इसमें डायरेक्टर से पूछो। डायरेक्टर कौन होते हैं, जो कंपनी को चला रहे होते हैं। मेंबर कौन होते हैं, जो मालिकान होते हैं। जरूरी नहीं कि हर मेंबर डायरेक्टर बन के बैठा हो, सही है। तो मालिकान जो होते हैं वो आपके कौन होते हैं, मेंबर्स होते हैं। अभी समझने के लिए आगे ये चैप्टर खत्म होगा ना, जो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे आप दोनों ने नहीं पढ़ा तो अभी मैं थोड़ा सा लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। आप तीनों ने पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को थोड़ा सा जो मैं लेमैन लैंग्वेज के अलावा भी अगर बताऊं तो समझ में आ जाएगा। तो डायरेक्टर्स कौन होते हैं, आपके जो लोग चला रहे होते हैं। जैसे इंस्टीट्यूट को कौन चला रहा है, सर साजिद कबाड़िया चला रहे हैं, प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर है इंस्टीट्यूट के, सही है। वो उसको गवर्न कर रहे हैं, चला रहे हैं, सही है, इंस्ट्रक्ट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं लोगों को। तो सिमिलरली कंपनी को भी कुछ लोग चला रहे होते हैं जो क्या कहलाते हैं, डायरेक्टर्स कहलाते हैं। अच्छा, एक होता है मेंबर्स। मेंबर्स कौन होते हैं, मालिकान, जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है कंपनी में, सही, जिन्होंने पैसा लगाया है वो कौन है, मालिकान। अब कोई भी अगर डिसीजन मेकिंग होनी, जैसे मालिकान को इन्वॉल्व करना है, तो उनसे डिसीजन पे अग्री या डिसएग्री किस तरह कराते हैं, वो इस रेजोल्यूशन के थ्रू कराते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अच्छा, दोनों ही रेजोल्यूशन है, ये भी बिल्कुल रेजोल्यूशन है, ये भी बिल्कुल रेजोल्यूशन है। दोनों में फर्क क्या है, सिर्फ एक मेजर फर्क है। यहाँ पे 75% से ज्यादा लोग जो है वोट करेंगे तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन कहलाएगा, और यहाँ 50 से ज्यादा वोट करेंगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहलाएगा। एक बात मैं लिखवाता हूं, उसको लिख लो, नोट कर लो। Whenever a word resolution is used in the law, it means ordinary resolution. Whenever the word or resolution is used in the law, it means ordinary resolution. जहां स्पेशल बाय इट्स नेचर स्पेशल है, जब उसको स्पेशल रेजोल्यूशन करवाना होगा तो बोलेगा कि स्पेशल रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड फॉर दिस, सही है। Whenever a word resolution is used, it means it is ordinary resolution, सही है। स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में क्या फर्क है, वहां 75% और मोर जो है मेंबर अग्री या डिसएग्री करेंगे, यहाँ पे 50% मोर मेंबर जो है अग्री या डिसएग्री करेंगे। मेंबर्स की मीटिंग किस मेंबर से कहाँ पे जो है अग्री डिसएग्री करेंगे, क्या उनको फोन कॉल करेंगे, ईमेल करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, नहीं, उनकी एक मीटिंग कॉल करेंगे, मेंबर्स की मीटिंग कॉल करेंगे। नॉर्मली शादी हॉलों में होती है मीटिंग, आप लोग जो सिर्फ शादियां नहीं होती, शादी हॉल में मीटिंग्स भी होती हैं, सही है। कोई अच्छी बड़ी कंपनी है तो वो कोई 5 स्टार होटल में भी कर लेती है, आईकेएफ के ऑडिटोरियम में भी होती है, मैंने खुद अटेंड करी है, और आईसीएमए वगैरह इस तरह के इंस्टीट्यूशंस के ऑडिटोरियम भी अपना जो है ऑफर करते हैं। उनको क्या पैसा मिल जाता है, 40-50 हज़ार रुपये मिल जाता है, 2-3 घंटे के लिए अपनी एसी और लाइटें चला देते हैं, सही है। उनका क्या है, कुछ भी नहीं है, उनको कमाई हो जाती है। तो वहां पे आप क्या करते हैं, गैदर करते हैं। मीटिंग कंडक्ट किस तरह होती है, इट इज अ सेपरेट चैप्टर, वो वहां देखेंगे। आप गैदर करते हैं, उनके सामने ये प्रपोजल पुट करते हैं, फिर वो देखा जाता है कि ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू होगा या स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू होगा। अगर ऑर्डिनरी के थ्रू है तो 50% से ज्यादा अगर अग्री कर जाए तो इट मींस वो रेजोल्यूशन पास हो गया। अगर स्पेशल है तो क्या होगा, 75% से ज्यादा उस पर अग्री कर जाए तो इट मीन रेजोल्यूशन पास हो गया। अगर 75 से कम अग्री करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर 70 करते हैं, इट मीन इट इज डिक्लाइन। ऐसा नहीं कि 75 डिसएग्री करेंगे तो डिक्लाइन होगा, नहीं। अगर 75 में से 75 ने अग्री करना था, अगर 70 ने अग्री किया, इट मींस द प्रपोजल इज डिक्लाइंड। एक सेकंड, अगर ये सिमिलरली यहाँ पे 45 ने अग्री किया तो इट मींस रेजोल्यूशन इज डिक्लाइंड। अब आप वो वाला काम नहीं कर सकते, आपका सवाल था। अगर 70 ने अग्री किया तो ये ऑर्डिनरी नहीं हो जाएगा? नहीं, देखो अगेन ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है जो आप कह रहे हैं, ऑर्डिनरी नहीं होगा। जहां लॉ कहता है कि यहाँ स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, वहां स्पेशल ही पास होगा। देखो शादी की दावत थोड़ी है कि 500 लोगों को दावत दी, 300 आए, फिर भी खाना तो खिलाना ही है, सही है। कोई शादी या वलीमा नहीं है ये। अगर लॉ ने कहा स्पेशल रेजोल्यूशन, इट मींस 75% हैज टू एग्री ऑन दैट पॉइंट। इफ लॉ सेज रेजोल्यूशन, इट मींस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, व्हिच मींस 50% से ज्यादा लोग जो है अग्री करना चाहिए ऑन दैट मैटर। जी तो अगर हमें कोई डिसीजन लेना है और हमें पता है कि 75% अग्री नहीं करेंगे तो हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के नाम पर पास कर देंगे? नहीं कर सकते ना।
लॉ ने कहा स्पेशल रेजोल्यूशन मींस स्पेशल रेजोल्यूशन, फिर वो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू ही करवाना पड़ेगा, ऑर्डिनरी के थ्रू आप उसको नहीं करवा सकते। ये कैसे पता मैं कौन सा डिसीजन स्पेशल के तहत और कौन सा ऑर्डिनरी का? बताया ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, जहां पे लॉ कहता है रेजोल्यूशन इट मींस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जहां लॉ को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना होगा वहां पे स्पेशल कहेगा। बहुत सारी चीजें यार, इन्वेस्टमेंट एसोसिएट में कहता है स्पेशल रेजोल्यूशन, मेमोरेंडम आर्टिकल्स की ऑल्ट्रेशन में कहता है स्पेशल रेजोल्यूशन, तो आप तीनों ने पढ़ा हुआ है। हाँ, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अब अगेन ऑडिटर का हमारे पास सेक्शन नहीं है तो हम उस पर बात नहीं करेंगे, सही है। तो डायरेक्टर्स में कहता है, मीटिंग्स में कहता है, बहुत सारी चीजों में कहता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन आप पास करेंगे, सही है। यहां तक क्लियर है? अब आइए रीड करते हैं इसको, आइए इसको रीड करते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन, आपका नाम क्या है? उजैर, उजैर रीड करो उसको, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या कह रहा है? Means a resolution which has been passed by a majority of not less than 3/4 of 3/4 क्या 75 क्या 3/4 क्या है, बात एक ही है, सही है। 3/4 को भी आप करें 3/4 फ्रैक्शन निकालें तो क्या बनेगा, 75% ही बनेगा। of such members entitled to vote. अच्छा, इंटाइटल टू वोट पे रुक जाओ, इंटाइटल टू वोट पे रुक जाओ। इंटाइटल टू वोट का मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं हर शेयर होल्डर या मेंबर के पास, अरे देखो एक चीज है, जैसे आप दोनों ने पहली दफा पढ़ रहे हैं लॉ, आप लोग सबसे पहले आपने उन्हें अकाउंटिंग स्टार्ट करी होगी ना, बचपन में पहली एंट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी कैश, डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। ये आपकी अकाउंटिंग की जिंदगी की, अकाउंटिंग की दुनिया की पहली एंट्री थी जो आप लोगों ने करी होगी, सही है। अगर आप पढ़ाती हुई तो आप यही पढ़ाती होंगी कि कैश, डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, ये दुनिया की पहली एंट्री है जो अकाउंटिंग में हम बच्चों को सिखाते हैं। अच्छा, एक्चुअल होता क्या है, आपने जो कैश लिया इसके अगेंस्ट आप कैपिटल की एंट्री पास करते हैं, इसके अगेंस्ट आप देखो, आपने पैसा दे दिया, आप मुझे कैपिटल दे रहे हो, मैं एक कंपनी हूं, तो आप बोलोगे भाई मुझे प्रूफ दो ना कि मेरा पैसा है। जिस तरह आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी आपके नाम पे होती है, कोई गाड़ी या बाइक खरीदते हैं, वो गाड़ी या बाइक आपके नाम पे होती है, इस तरह यहाँ पे भी आपका पैसा नाम पे किस तरह होता है, थ्रू इशुएंस ऑफ शेयर्स। इस अमाउंट के अगेंस्ट आपको शेयर्स इशू होते हैं। अब एक अजम्पशन लो, अभी जैसे नए बच्चे दो बैठे हो, अजम्पशन लो, शेयर एक सर्टिफिकेट होती है, शेयर एक कागज का टुकड़ा है जिसपे आपको लिख के दे दिया जाता है कि आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक इतने शेयर्स हैं आपके पास, सही है। तो उसके अगेंस्ट आपको शेयर्स इशू होते हैं। अच्छा, आप शेयर्स इशू होने का मतलब क्या, आप मेंबर हो गए, कंपनी के मालिकान में से एक मालिक हो गए आप, सही है। मिसाल के तौर पर आप 5 और शेयर होल्डर हैं, इसके इट मींस आप लोग सब मालिक हैं, आप लोग जो है सब इक्वल जो है राइट रखते हैं। अच्छा, मालिकान के राइट होते हैं, जैसे आपका घर है, भले से आप दरवाजा बने बेल बजाएंगे लेकिन खुलेगा आप चले आएंगे। यही मैं आपके घर आऊंगा तो मैं आपसे इजाजत लूंगा, भाई मैं आ जाऊं, सही है, आप बुलाएंगे तो आऊंगा, नहीं बुलाएंगे तो वापस चले आऊंगा, सही है। तो सिमिलरली मेंबर्स के कोई बाय डिफॉल्ट राइट होते हैं कि उसको हर चीज पे उसको जो है उसका हिस्सा है, हर डिसीजन मेकिंग में उसका हिस्सा है। लेकिन कुछ कैटेगरीज ऑफ मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जहां पे उनकी राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। जैसे है घर में कोई छोटा बच्चा है, उसके सामने हर बात नहीं की जाती, होता है ऐसा, हर घर में होता है, हर बात नहीं की जाती। या जो लड़के हमारी और आपकी उम्र के हैं, अगर अब्बा चचा ताया वगैरह को डिसीजन लेने तो हमारा रोल नहीं होता, कटा दिया जाता है हमें, सही है, पूछा भी नहीं जाता, एंड में बता दिया जाता है कि भाई ये हुआ है, सही है। पुराने जमाने में तो शादियां भी इस तरह होती थी, बात तय करके बता देते कि ये आपके लिए पसंद कर ली गई है, अब आपकी मर्जी, सही है, मर्जी नहीं बल्कि कुछ भी नहीं है, अब करना ही करना है, सही है। तो अब तो खैर हम बहुत ज्यादा एडवांस हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह, इतना हमारे पास लिबर्टी तो आई। चल, तो अब देखो शेयर्स भी ना 2 कैटेगरीज के होते हैं। अच्छा, शेयर के अगेंस्ट क्या होता है, अब शेयर के अगेंस्ट मैंने क्या कहा, आप मालिक बन गए, मालिक बन गए मतलब आप डिसीजन मेकिंग में अपना रोल प्ले करेंगे। अगेन देखिए, ये सारी चीजें मैं आपका थॉट प्रोसेस डेवलप करवा रहा हूँ, अगेन पढ़ते हुए निकल जाए तो ये 5 मिनट की भी डेफिनेशन नहीं है, सही है। तो क्या अब आप क्या हर चीज में अपना रोल प्ले करेंगे। अब रोल किस तरह प्ले करेंगे, आप जो है जो उसमें करेंगे थ्रू वोटिंग करेंगे। हर मेंबर के पास राइट टू वोट होता है बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट उसके बाद राइट टू वोट होता है जिसके जरिए वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करता है। जिसके बाद जितने ज्यादा शेयर्स होते हैं उसके बाद इतने ज्यादा वोट होते हैं। ये मैं एक डिस्क्लेमर के साथ बात कर रहा हूँ, इसकी एक्सेप्शन भी होती है, लेकिन अगेन क्योंकि आप मेंबर में पढ़ेंगे फिर बोलेंगे सर ने उसको गलत बताया था। तो हर अभी समझने के लिए हर मेंबर के पास वोट्स होते हैं, वो अपने राइट को एक्सरसाइज करता है। लेकिन देयर मे बी अ सिचुएशन जहां पे आपके पास क्लासेस ऑफ शेयर्स हो, जहां पे एक क्लास हो जहां पे आपके पास वोटिंग राइट है और एक क्लास है जिसके पास वोटिंग राइट नहीं है। अब जिसके पास वोटिंग राइट ही नहीं है तो उसको मीटिंग में बुलाने का फायदा क्या भाई, वो आ भी जाएगा मीटिंग में तो क्या करेगा भाई, जो डिसीजन होगा हम बता देंगे आपको, आपको तो बुलाने का फायदा ही नहीं है ना। जैसे होता है ना घर के बूढ़े बुजुर्ग होते हैं या कुछ लोग होते हैं, जैसे बाबा को तो दावत आती है कि मिस्टर एंड मिसेस, और बहुत करीबी जाने वाला था वो आपको खाना पहुंचा देते हैं, होता है ना कि यार ये जो पका था वो उसमें से ले जाएं,
अब घर वालों को भी खिला दें, तो लेकिन उनको बुलाया नहीं, उनको क्या, उनको जो है उसका जो भी रिफ्रेशमेंट वगैरह थी वो पहुंचा दी गई। तो ये भी उसी तरह है कि भाई देखो, जब आपके पास वोटिंग राइट ही नहीं है, जब आप किसी डिसीजन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते, तो आप जो आने का भी आपको फायदा नहीं है। जब भी उसने कहा वो मेंबर जो कि इंटाइटल टू वोट है। अब जब ये वाले लोग हैं, क्या ये इस कैटेगरी में फॉल करेंगे? जब उनके पास वोटिंग राइट ही नहीं होगी तो वो 75% में कैसे फॉल करेंगे? ये वो लोग होंगे जब वो कह रहा है इंटाइटल्ड टू वोट, कि ये लोग वोट कर सकते हैं। आगे पढ़ो अब, बल्कि बाया मेजोरिटी से ही पढ़ो दोबारा। By a majority of not less than 3/4 of such members entitled to vote as are present in person or by proxy और थ्रू पोस्टल बैलेट। अच्छा, एज प्रेजेंट इन पर्सन मतलब खुद आए हुए हो मीटिंग में। प्रॉक्सी मतलब जैसे अक्सर होता है कि यार आप लोगों के घर में अगर 2 शादियां एक ही दिन आ जाए तो होता क्या, अम्मी अब्बू बोलते हैं कि यार अब एक जैसे 2 भाई हैं, अम्मी अब्बू हैं, एक भाई अम्मी के साथ कहीं चला गया, एक भाई अब्बू के साथ कहीं चला गया, सही है। अब वो क्या एज अ फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सिमिलरली वो यहाँ पे भी ऑप्शन देता है कि अगर आप खुद कहीं नहीं, किसी मीटिंग में फॉर एनी रीजन नहीं जा सकते तो अपनी जगह किसी को भेज दें। जो आप किसी को भेजेंगे अपनी जगह, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज अ प्रॉक्सी। वो बंदा क्या कहलाया जाएगा? वो बंदा कहलाया जाएगा प्रॉक्सी, सही है। वो आपकी प्रॉक्सी कहलाई जाएगी। अगेन प्रॉक्सी क्या होती है? हाँ, पोस्टल बैलेट अगेन ये एक दूसरी फॉर्म होती है। अगेन ये आप लोगों के सीए फाइनल कोर्स में, इसमें आप लोगों को एक पेपर भेज दिया जाता है जिसको आप फिल करके वोट डाल के भेजते हैं। ये आप लोगों के यहाँ कोर्स में नहीं है, सीए फाइनल में, जबकि मैं इसको इतना इन डेप्थ नहीं बता रहा। क्या पढ़ा हमने? स्पेशल रेजोल्यूशन वो रेजोल्यूशन होता है जहां पे 75% से ज्यादा लोग किसी एक मैटर पे वोट करें। किस तरह? या तो खुद आए मीटिंग में या अपनी जगह किसी को भेजें। और वो जो लोग आएंगे वो इंटाइटल्ड टू वोट होंगे। जी बोलिए। नॉन मेंबर हो सकता है अगर आर्टिकल में लिखा हुआ है। ये हम पढ़ेंगे मीटिंग्स के चैप्टर में। प्रॉक्सी शुड बी अ मेंबर अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड्स अदरवाइज। यहां ना लिखे, वहां पूरा प्रॉपर्ली लिखा हुआ है। चाहे तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लें, लेकिन वहां पे पूरा लिखा हुआ है इसका। दूसरा पढ़ो बेटा। एट अ जनरल मीटिंग, सही है। जहां पे वो लोग आए हुए हो वो कोई एक मीटिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी घर पहुंच गया, आपने आपसे पूछ रहे हैं आपके घर में जाके, या तो चाय के होटल में मिल गया, बोलने भाई बताओ तुम्हारा किस पे वोट है। ऐसा नहीं होगा। वो कह रहे हैं प्रॉपर एक सेटअप होगा, एक अरेंजमेंट होगा जिसमें लोग आएंगे, बैठेंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। आगे, एट अ जनरल मीटिंग not less than 21 days notice specifying the intention to propose the resolution as the special resolution has been duly given। लेकिन जिस तरह एक शादी होती है किसी की भी, तो आपको उससे पहले कार्ड दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि आज रात में 9 बजे बारात निकल ली, आप 8 बजे फोन कर रहे हैं कि यार पहुंच जाओ, शादी है हमारे बेटे की, भतीजे की, भांजे की। सही है, आपको पहले कार्ड दिया जाता है। सही है, आपको इन्विटेशन दी जाती है, इसमें लिखा होता है कि फला फला की फला फला से शादी है और आप इस डेट पे है, इस टाइम पे आप लोग पहुंच जाए। उस टाइम पे आप जाते हैं तो दरियां बिछरी होती हैं, उस टाइम पे कोई भी नहीं आता, लेकिन उससे 2-3 घंटे बाद लोग आ ही जाते हैं। तो जिस तरह ये है, वो भी कह रहा है कि मेंबर को पहले से इन्फॉर्म करो। ऐसा नहीं कि तुम उसको बोलो आज ईमेल कर दो कि शाम में मीटिंग है आ जाओ। वो कह रहा है आप मेंबर को इन्फॉर्म करेंगे कि एक मीटिंग होने वाली है, और वो इन्फॉर्मेशन आप कब देंगे? मीटिंग की एटलीस्ट 21 डेज बिफोर। ये एक स्टैंडर्ड है, ये यूनिफॉर्म यही चल रहा है। यूनिफॉर्म में जो भी मीटिंग होगी उसका जो है, वेदर इट इज अ मीटिंग फॉर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, फॉर स्पेशल रेजोल्यूशन, एनी काइंड ऑफ जनरल मीटिंग, एनी काइंड ऑफ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग क्या होती है हम आगे देखेंगे। जनरल मीटिंग में 3 तरह की मीटिंग आती है जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ देखा होगा। स्टैट्यूटरी मीटिंग, ईओजीएम, एजीएम। आगे नहीं, सब आगे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली देख लेंगे। provided that if all the members entitled to attend and vote at any such meeting so agree a resolution may be proposed and passed to a resolution at a meeting of which less than 21 अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन दे रहे हैं कि अगर सारे मेंबर अग्री करते हैं, बहुत अर्जेंट मैटर है, बहुत अर्जेंट मेक और ब्रेक सिचुएशन है, तो आप जो है 21 डेज लेस नोटिस भी देके आप जो है, देखो इसमें क्यों कहा है कि सारे मेंबर्स अग्री कर जाएं? मुझे बताओ अब्दुल्ला, क्यों कह रहा है सारे मेंबर अग्री कर जाएं? तो एक जनरल बात है, लॉ में नहीं लिखी हुई, जनरल आप इंटरप्रिटेशन देखें क्यों कह रहे हैं। आप बताइए क्यों कह रहा है सारे मेंबर अग्री कर जाएं? सर रेजोल्यूशन है ना कि और अगर कोई एग्री नहीं करेगा तो अग्री इस वजह से कह रहा है कि ताकि सब आने के लिए राजी हो जाएं। अगर एक बंदा बोला नहीं भाई मुझे तो काम है, मैं तो नहीं आ सकता, 14 दिन में 15 दिन में तो मीटिंग रख लो, 21 दिन का लॉ ने कहा है, नहीं मैं तो नहीं मान रहा, तो ये कह रहा है ऑल ऑफ द मेंबर, देखो स्टैंडर्ड टाइम 21 दिन का है। हाँ नहीं, फिर भी नहीं हो सकती क्योंकि ऑल का वर्ड यूज है। ऑल, अगर 100 मेंबर है, 99 ने इजाजत दे दी, एक ने नहीं दी, तो फिर भी नहीं हो सकती, क्योंकि देखो 21 दिन का तो स्टैंडर्ड है। लॉ कहता है इसमें तो आप कर लो मीटिंग, कोई आए ना आए। लेकिन अगर आप उससे पहले के टाइम रखना चाहते हो, 7 दिन में मीटिंग हो जाए,
10 दिन में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, तो फिर आपको सबसे इजाजत लेनी पड़ेगी। क्या सब राजी हैं इतने शॉर्ट नोटिस पे मीटिंग करवाने के? हाँ यस, तो सही है। नहीं वो उससे मैटर नहीं करता। फिर अगेन मीटिंग में कोरम का कॉन्सेप्ट होता है। मीटिंग में कोरम का कॉन्सेप्ट होता है कि इतने मिनिमम मेंबर्स होंगे तो मीटिंग कंडक्ट हो जाएगी, इससे कम होंगे तो मीटिंग कंडक्ट नहीं होगी, बर्खास्त हो जाती है, एडजर्न हो जाती है। वो अगेन आप लोग मीटिंग के चैप्टर में देखेंगे। समझ में आया क्या कह रहा है स्पेशल रेजोल्यूशन में? कि वो रेजोल्यूशन है जो कि 75% और मोर मेंबर जो हैं जो इंटाइटल्ड टू वोट हैं वो जो है इस पे अटेंड करते हैं जनरल मीटिंग, और ये वोट अपना कास्ट करते हैं और मीटिंग में अटेंड करता है। उस मीटिंग का नोटिस 21 दिन पहले दिया जाता है। सही है अब्दुल्ला? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आप पढ़ें। Ordinary resolution means a resolution passed by a simple majority of such members. सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है मोर देन 50%। इसको लिख लें ऊपर, लॉ ऑफ सिंपल मेजोरिटी कहता है। आपने भी सिंपल मेजोरिटी का वर्ड यूज करना है, आपने मोर देन 50% नहीं लिखना। ये लॉ का जो कुछ मखसूस अल्फाज होते हैं जो आपको रिप्रोड्यूस करने होते हैं, जार्गन कह लें, या कुछ मखसूस अल्फाज होते हैं जो आपको रिप्रोड्यूस करने होते हैं। जैसे उस दिन भी मैंने बताया था, कोई बंदा मुझे याद नहीं आ रहा, कहते ये लिख दें सरम, तुमने कहा था कौन से क्या था वो? सिंपल मेजोरिटी। अच्छा हाँ, तुमने सिंपल में यही वाली चीज से तुमने कनेक्ट किया था। मैंने कहा था नहीं, सिंपल मेजोरिटी ग्रेटर देन 50 कह रहा है तो ग्रेटर देन 50 का। अब यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी कह रहा है तो सिंपल मेजोरिटी मींस ग्रेटर देन 50%। 50.00001 भी होगा तो भी वो सिंपल मेजोरिटी में आ जाएगा। आगे पढ़ो। इंटाइटल्ड टू वोट, वही वाली बात दोबारा कर रहा है, कह रहे यहाँ पे भी इंटाइटल्ड टू वोट होने चाहिए। ऐसा नहीं किसी के पास नॉट हैविंग वोटिंग राइट है उसको भी बुला लिया, एक बंदे का वोटिंग राइट ही नहीं है, उससे क्या वोट आप ले रहे हैं? आगे वही, इससे बाकी आगे की सारी बातें सेम है, रीड करें। Or exercise the option to vote through postal ballot as provided in the articles or as being specified at a general meeting. सही है? Obligation to register certain. नहीं एक सेकंड वो सही है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में भी क्राइटेरिया सेम है। डिफरेंस क्या था? सिर्फ परसेंटेज का डिफरेंस था, और एक और डिफरेंस था, वहां पे कह रहा था 21 से कम भी कर सकते हैं। ऑर्डिनरी में उसने ऐसी वाली बात नहीं करी कि 21 डेज पहले कम वे कर सकते। जी नहीं होगा। मेजोरिटी में नहीं हुआ ना, मतलब अब 50 अगर 6 में से 3 लोग कह रहे हैं KFC, 3 लोग कह रहे हैं मैकडोनल्ड, तो फिर किसकी मानी जाएगी? किसी की भी नहीं मानी जाएगी। दोनों अपना अपना चले जाओ, वही वाली बात जी। बिल्कुल ये भी मीटिंग नहीं होगा, ये भी उसी तरह की मीटिंग होगी। मीटिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं, सही है, उसमें से एक रेजोल्यूशन भी होगा। जी ऑर्डिनरी में भी 21 डेज ही होगा, और स्पेशल में क्योंकि देखो चीज समझो, 21 डेज पहले जो है वो नोटिस मीटिंग का दिया जा रहा है, रेजोल्यूशन का नहीं है। रेजोल्यूशन तो उस मीटिंग के अंदर पास होगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? 21 डेज की जो बात कर रहा है वो नोटिस ऑफ द मीटिंग है, नोटिस ऑफ द रेजोल्यूशन नहीं है। उस मीटिंग के अंदर एक रेजोल्यूशन पास होगा। मल्टीपल रेजोल्यूशन हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जी। इसमें भी अगर 21 डेज से पहले वो करनी है नहीं, इसमें उसने नहीं दी। जहां नहीं बोला तो हम अज्यूम करेंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है। क्लियर हुआ? एक सेकंड, अब आप जी बोले बिल्कुल। हाँ, तो नोटिस जो होगा मीटिंग का होगा। मीटिंग के देखिए अब नोटिस जाता है तो आप उसका एजेंडा भी देते हैं। बिल्कुल। और स्पेशल रेजोल्यूशन में एक और चीज भी होती है जो आगे जाके हम पढ़ेंगे, उसमें आपको ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भी देना होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन में ड्राफ्ट मतलब बता देते हैं कि क्या रेजोल्यूशन पास कर, उसकी वर्डिंग आप लिख के देते हैं। अगेन ये थोड़ा सा भी भारी हो जाएगा एकदम से, मैं नहीं चाह रहा कि एकदम से बम गिराया जाए आप लोगों पे, यही मैंने वाली बात नहीं लिखवाई थी। ये भी नोट भी ना करें, ये हम इंशाल्लाह आगे जाके ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये चैप्टर खत्म होगा, कंपनी की फॉर्मेशन सीख लेंगे, ऑटोमेटिकली बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो मीटिंग का एजेंडा होता है, जिस तरह शादी में लिखा होता है आप लोगों का कि इतने बजे बारात आएगी, इतने बजे डिनर होगा, इतने बजे रुखसती होगी, सही, जो कि फॉलो नहीं होता लेकिन लिखा जरूर होता है। तो यहाँ पे भी इसी तरह होता है, मीटिंग में भी लिखा होगा कि ये हमारा एजेंडा है, हमने ये करना है, हमने ये करना है, हमने ये करना है, हमने ये करना है। जैसे आपने पढ़ा हुआ है, मैं आपको बता सकता हूँ, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है, ऑडिटर की रेम्यूनरेशन है, ये सब क्या है? मीटिंग के एजेंडा पॉइंट्स हैं। अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स हैं, सही है। आगे बढ़े। अच्छा, सेक्शन नंबर 9 को अभी हम स्किप कर रहे हैं, हम चल रहे हैं मोड्स ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी।
अब्दुल्ला तुम पढ़ो इसको। Modes of फॉर्मिंग अ कंपनी हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, लेकिन हम इसको एक सेक्शन की फॉर्म में यहाँ पढ़ लेते हैं। type of company, public company, requirement, any three or more persons associated for any lawful purpose may form. क्या लॉफुल पर्पस क्यों कह रहा है? लॉफुल पर्पस क्यों कह रहा है? क्योंकि कोई भी अनलॉफुल पर्पस के लिए आप चर्च, अफीम, गांजा बेचने के लिए कंपनी नहीं बना सकते। अगर आपको इस तरह की कंपनी बनानी तो आप अफगानिस्तान जाइए, आप यहाँ ना आइए, सही है? क्योंकि उनकी जीडीपी का 60-70% अफीम से कमाते हैं वो। उनका एक शहर है, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम अफगानिस्तान की अफीम है। हाँ लीगल भाई, उनकी 60-70% तो जीडी है, ओ सॉरी जीडीपी है। आप लिखो, इंटरनेट पे सर्च कर लेना कभी फारिग वक्तों में। वहाँ इलीगल नहीं है सर? नहीं, लीगल की मैंने बात नहीं करी, मैंने कहा लीगली है, जब भी तो जीडीपी से 60-70% है। और सैमसंग जो है, जो आपका सैमसंग जो मोबाइल है, ये उसका है, किसका है? कोरियन। ये उसकी जीडीपी का मेरे ख्याल से 30 या 40% कंट्रीब्यूट करता है, एक अकेला सैमसंग। इतनी बड़ी कंपनी है उनकी, जो उनकी जीडीपी की 30 या 40% को कंट्रीब्यूट करती है। जीडीपी मतलब पूरे कंट्री की कमाई होती है, पूरी कंट्री की कमाई जीडीपी कहते हैं, उसमें से वो एक इदारा इतना कंट्रीब्यूट करता है। चलें आगे बढ़े। May form a public company for any lawful purpose. मैं क्यों लिखा है यहाँ पे, शाल क्यों नहीं लिखा? सर क्योंकि प्राइवेट भी बना सकते हैं। बिल्कुल। May form a public company by subscribing their names to a memorandum of association. सब्सक्राइबिंग द नेम्स टू मेमोरेंडम का क्या मतलब होता है, ये हम आगे जाके देखेंगे जब मेमोरेंडम और आर्टिकल्स पढ़ेंगे। And complying with the requirements of this act in respect of ऑफ द रजिस्ट्रेशन मतलब क्या, वो सारी जो मैंने चीजें लिखवाई थी। नेम के बाद क्या, नेम के अंदर क्या क्या रजिस्ट्रेशन है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, सही है? उसके बाद क्या, आर्टिकल मेमोरेंडम बनाएगा। उसके बाद क्या, अप्रूवल जब तक वो नहीं देगा, जब तक जो है आप जो है पूरे कंप्लाइंट नहीं होंगे। आगे पढ़िए। प्राइवेट तुम पढ़ो रेहान। Private company, any two or more persons associated for any lawful purpose may form a private company by subscribing their names to a memorandum of association and complying with the requirements. बिल्कुल सेम क्राइटेरिया है कि लॉफुल पर्पस होना चाहिए। दो देखिए इस चार्ट को पढ़ाने का मकसद क्या है, मैंने कहा था ना आगे लिखी हुई चीजें। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने होंगे? 2, मैक्सिमम कितने होंगे? 50। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने होंगे? 3, मैक्सिमम कितने होंगे अब्दुल्ला? 100। में पब्लिक में मैक्सिमम कितने होते हैं? 150। अनलिमिटेड होते हैं, सही है? और सिंगल मेंबर कंपनी में मिनिमम एक होता है, मैक्सिमम भी एक ही होता है। सिंगल मेंबर कंपनी जी, single member company कैसे? यार एक ही बंदा होता है, लॉ ने इजाजत दी हुई है। देखो कंपनी बनाने का मकसद क्या होता है? देखो बच्चों, कंपनी बनाने का मकसद होता है सिर्फ अपनी लायबिलिटी को लिमिट कर देना। जो कोर जो है, आप इतनी फटीकों से जो गुजरते हैं, इतनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इतने एससीसीबी को भी झेल रहे हैं, इसको भी झेल रहे हैं, उसको भी झेल रहे हैं, मकसद होता है सिर्फ अपनी लायबिलिटी को लिमिट कर देना। पार्टनरशिप में आपका घर बार जो भी आपके नाम पे सब बिक जाएगा अगर कोई लायबिलिटी ऐसी आ गई बड़ी। लेकिन इन द केस ऑफ कंपनी ऐसा नहीं होता। जितना शेयर कैपिटल है, ये जो बचपन वाली एंट्री थी, जितना ये कैपिटल है यही आपकी मैक्सिमम लायबिलिटी है। इससे ओवर एंड अबव किसी ने आपको पैसा दिया हुआ है तो वो बैड डेट है। नहीं, फ्रॉड आसान नहीं होता, बैंक देख के पैसा देता है। बैंक से आप कभी भी पैसा मांगेंगे, जैसे मैं खुद ट्रेजरी में हूँ, हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले आपके फाइनेंशियल देखता है, वो देखता है कि इनकी इतनी इक्विटी है, ऐसा तो नहीं इक्विटी से वो दे दूं पैसा और मेरा पैसा ही डूब जाए। इनकी इतनी सेल है, ऐसा तो नहीं कि सेल 10 अरब की है, मैं पैसा दे दूंगा 15 अरब, ये कहाँ से वापस करेंगे? मुझे 5 अरब तो मेरा डूब जाएगा। तो बहुत सारी चीजें वो देख के देते हैं, ऐसा कोई नहीं देता पैसा। सिंगल मेंबर कंपनी आप पढ़िए। Single member company. Any one person associated for any lawful purpose may form a single member company by subscribing their names to वैसे ये लॉ कह रहा है देयर नेम नहीं होना चाहिए, हिज होना चाहिए। लेकिन लॉ में कहीं हिज नहीं होता, हिज हर ये वाले वर्ड आपको लॉ में पूरे कहीं भी नहीं दिखेंगे, सही है? हिज हर विल भी नहीं दिखेगा। and complying with the requirements of the act in respect of registration. सही है, वही वाली बात कि यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम भी 1, मैक्सिमम भी 1, वही करता धरता होगा। तीनों का क्राइटेरिया में हमने जो पढ़ा, इसको क्यों पढ़ा? ताकि हमें समझ में आए सिंगल मेंबर कंपनी में कितने होंगे, एसएमसी में कितने होंगे? 1, सही है? ग्रेटर देन और इक्वल टू कुछ भी नहीं है इसके अंदर, एक ही है। प्राइवेट में कितना होगा? 2 से 50। पब्लिक में कितना होगा? पब्लिक में 3 से अनलिमिटेड, सही है? इस सेक्शन को पढ़ने का मकसद यही था।
वेरी गुड, सही है, बिल्कुल सही जी। तो प्राइवेट में अगर 2 बंदे हैं और एक की डेथ हो जाती है तो उसके बाद तो एक बंदा बच जाएगा, वो सिंगल मेंबर कन्वर्ट का नहीं, ऐसा नहीं, देखो ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता, वही आप वाली बात कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना था 70% ने दे दिया, ऑटोमेटिकली ऑर्डिनरी हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, उसको अपने हाथ कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपने खुद मुझे जवाब दिया था कि आर्टिकल्स में आप प्राइवेट कंपनी के रिस्ट्रिक्शन होते हैं, मैक्सिमम उसके अंदर खुद लिखा है मिनिमम 2, तो आप कैसे ऑटोमेटिकली 1 कर लेंगे? देखो एक प्रोसेस ऑफ लॉ से फिर आपको गुजरना पड़ेगा, अपनी कंपनी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। आगे एक सेक्शन आ रहा है कि अगर आपके नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस हो जाए बिलो द मिनिमम और आपने इतने टाइम के लिए कारोबार को अपने कंटिन्यू रखा तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, 180 डेज वाला, सही है। फिर आगे क्या कह रहा है, पढ़ो अब्दुल्ला। इन केस ऑफ अ सिंगल मेंबर, मैं पढ़ता हूं, इन केस ऑफ अ सिंगल मेंबर कंपनी द सब्सक्राइबर और टू द मेमोरेंडम शैल नॉमिनेट अ पर्सन हु इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द सोल मेंबर शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू। अगेन ये सेक्शन 14 याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रीड करना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बेकार है। सिंगल मेंबर कंपनी रूल्स आप लोगों के कोर्स में नहीं है तो सिंगल मेंबर में भी कोई ऐसी चीज नहीं पूछेगा, सही है। ये सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए है। स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन बस याद कर लेना। अगेन स्पेशल रेजोल्यूशन भी याद करने की किसी को जरूरत नहीं है, सही है, जो मैंने आधा घंटा समझाया इसी वजह से। स्पेशल रेजोल्यूशन वो रेजोल्यूशन होता है जो कि मेंबर्स who are entitled to vote are present in person or through proxy vote for any matter of which not less than 75% should agree or disagree on a matter। कुछ भी अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, सही है, रट के जाने की जरूरत नहीं है। की पॉइंट बिल्कुल क्या कह रहा है, इन द केस ऑफ अ सिंगल मेंबर कंपनी द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम शैल नॉमिनेट अ पर्सन। अब जो सिंगल मेंबर कंपनी में सबसे बड़ा खतरा क्या होता है, एक ही बंदा मर गया तो क्या होगा उस कंपनी का। प्राइवेट में तो 2 हैं, पब्लिक में 3 है मिनिमम, तो बाकी 2 संभाल लेंगे। इसमें क्या है, देखो लिंकिंग, तुम दोनों से बात करो, आपको काफी टाइम हो गया अभी लॉ पढ़े हुए, आप तुम दोनों से बात कर रहा हूँ। उसने वहां पे क्या कहा था कि अगर आपकी प्राइवेट कंपनी में 2 से कम हो जाए या पब्लिक में 3 से कम हो जाए, अगर तुम 180 डेज के लिए कारोबार करोगे तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, पर्सनल हो जाएगी तुम्हारी, सॉरी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। वहां पे सजा दी, क्यों सजा दी, ताकि लोग जो है फॉरन से मेंबर को अपॉइंट करके बराबर कर दें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, सही है। हाँ, तो अब यहाँ पे सिंगल मेंबर कंपनी में एक ही बंदा मर गया तो किसको लायबल करेगा? लॉ उस पर थोड़ी कह सकता है कि वो बंदा ये जिम्मेदार होगा, तो मर गया भाई, अब वो क्या जिम्मेदार होगा। तो जब भी उसने कहा वो वाली बात यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं करी, यहाँ पे डिफरेंट तरीके से बात करी। यहाँ पे कह रहा है कि सिंगल बंदा है तो नॉमिनेट करेगा, जो उसके बाद क्या होगा, जिसको शेयर ट्रांसफर होंगे, ट्रांसफर शेयर द लीगल हेड ऑफ द डिसीज या मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एज अ ट्रस्टी, या वो बंदा या तो कंपनी बिक जाएगी, उसके पैसे उसको चले जाएंगे जो जिसको उसने नॉमिनेट किया, या तो क्या होगा, वो एज अ ट्रस्टी जो है उसको रन करेगा टिल सच टाइम दैट द टाइटल ऑफ द शेयर्स आर ट्रांसफर, तक शेयर ट्रांसफर नहीं हो जाते। प्रोवाइडेड दैट वेयर द अबव ट्रांसफर इज मेड टू मोर देन 1 लीगल हेड, अगर एक से ज्यादा लोगों को किया है, द कंपनी शैल सीज टू बी अ सिंगल मेंबर कंपनी एंड कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द कन्वर्जन फ्रॉम अ सिंगल मेंबर कंपनी टू अ प्राइवेट कंपनी। देखो अच्छी बात की है इसने, फिर देखा सिंगल मेंबर कंपनी थी, सही है, एक मेंबर होता है इसमें, 1 मेंबर। अब इसने क्या किया, इसने कहा ये मेरे 2 बेटे हैं, दोनों पे जो है शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे अपॉन माय डेथ। अब ये सिंगल मेंबर कंपनी है, मिसाल के तौर पे 1990 में बनी, 2025 में ये मर गया। अब इसके मिस्टर ए और मिस्टर बी के पास ये शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं, वो कह रहा है अभी सिंगल मेंबर कंपनी नहीं रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों के पास ट्रांसफर हो। ये अब इनको ये कंपनी को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू अ प्राइवेट कंपनी, ये कॉन्सेप्चुअल बात है, फिर ट्रांसफर होंगे। अगर ये इन दोनों के नाम पे ट्रांसफर हो जाए तो फिर एक सिंगल एंटिटी मानी जाएगी ना? नहीं ना, करने नहीं देगा लॉ बोल रहे मैं ये करने ही नहीं दूंगा जब तक तुम पहले इसको कन्वर्ट ना करा ले इनटू अ प्राइवेट कंपनी। बिल्कुल 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 सही है। क्या कह रहा है, द कंपनी शैल सीज टू बी अ सिंगल मेंबर कंपनी एंड कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम अ सिंगल मेंबर टू अ प्राइवेट कंपनी। समझ में आया? इस सेक्शन में क्या था, इसने कंपनियां बता दी कि मिनिमम मैक्सिमम कितना है, पब्लिक में एसएमसी, सिंगल मेंबर कंपनी में कम से कम 1, ज्यादा से ज्यादा भी 1, प्राइवेट में कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 50, पब्लिक में कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा अनलिमिटेड है। इसके बाद इसने बताया सिंगल मेंबर कंपनी है तो वो एक बंदा नॉमिनेट करेगा जिसके नाम पे बाद में जो है शेयर ट्रांसफर होंगे या उसको ट्रस्टी के तौर पे बनाया जाएगा। अगर वो 2 के नाम पे ट्रांसफर करता है शेयर, 2 को बोलता है मेरे लीगल हेयर्स हैं, तो दोनों के नाम पे जब तक ट्रांसफर नहीं हो सकता जब तक जो है वो कन्वर्ट ना करा ले। सेक्शन को रीड करें, ऑर्डिनरी स्पेशल रेजोल्यूशन को भी रीड करें, ये तीनों चीजों को रीड करें। किसी कोई सवाल है तो पूछो, ऑनलाइन वाले बच्चे भी पूछें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर आपको पहले बोला था कि अगर कोई बंदा किसी 2 के नाम पे शेयर ट्रांसफर करे तो सिंगल मेंबर किया जाएगा।
नहीं, वो अलग चीज थी। एक बाप ने बोला कि मैं जो हूँ, प्राइवेट कंपनी की केस था वो जॉइंट ओनरशिप थी। ये जॉइंट ओनरशिप नहीं है, ये वो जॉइंट ओनरशिप के एंगल से बात की थी। उसने कहा था प्राइवेट कंपनी में अगर एक ही शेयर दो बंदों के नाम पे है तो वो सिंगल मेंबर तस्वुर किया जाएगा। एक बाप है, उसने बोला 60 साल का हो जाऊंगा मैं तो मेरे दो बच्चों पे नाम पे शेयर हो जाएंगे, दोनों बच्चों के नाम पे शेयर। उसने ये नहीं बोला कि 20,000 शेयर इसको जाएंगे 20,000 इसको जाएंगे। उसने कहा नहीं, ये 40,000 शेयर मेरे इन दोनों बच्चों के नाम पे हो जाएंगे। जिस तरह होता भी है खानदानों में, क्या होता है, दादा टपक गए, दादा के जो घर था बंगला था वो ऑटोमेटिकली अब्बा चचा सबके नाम पे हो गया। सही है, अब्बा चचा की मर्जी है तो रहें या बेच के अलग अलग पैसा कर लें। जब दादा टपके तो जो है घर एक ही है। सही है, ओनर्स कितने हो गए, 4 बेटे हैं तो 4 ओनर हो गए। वो वहां उस एंगल से बात कर रहा था। हाँ, अगर वही सिमिलर चीज एक बाप ने सिंगल मेंबर कंपनी में करी हुई है तो यहाँ सिंगल मेंबर तस्वुर नहीं किए जाएंगे, वो वहां कन्वर्जन करानी पड़ेगी, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। सही है, अगर वही सिमिलर चीज उसने यहाँ पे करी हुई है कि मेरे दोनों बच्चों पे नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे शेयर, तो लॉ बोलता है नहीं, ये सिंगल मेंबर नहीं होंगे, ये प्राइवेट कंपनी की तस्वुर की जाएगी, इसको कन्वर्ट करो। रीड करो प्यारे बच्चों, मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, रीड करो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 8 बजे तक का हमारा टाइम है। कोई भी सवाल हो विदाउट एनी हेजिटेशन पूछें। ऑनलाइन वाले बच्चे भी रीड करें, कोई भी सवाल हो विदाउट एनी हेजिटेशन पूछें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे लॉ की अंडरस्टैंडिंग इस लेवल पे डेवलप करें कि आप लोगों को रटने की जरूरत ना पड़े। जैसे स्पेशल रेजोल्यूशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी, इस तरह हम कोशिश करेंगे लॉ को इसी तरह पढ़ें कि आपको रटने का रेशो कम हो जाए, अंडरस्टैंडिंग से आप लिखें। एक होता है मेमोराइज करना, सही है, आपने एक चीज को इतना याद किया कि रिप्रोड्यूस उसको अपने ओन वर्ड में कर सकें। एक होता है बिल्कुल ऐसा याद करना कि वही जाके उतारना है, तो वो चीज को हमें अवॉइड करना है, फायदा नहीं है उसका। तुम लोग मैप पे क्या देख रहे हो? यूक्रेन इतना तो कहाँ मिलेगा उसमें तुम्हें? रशिया के आसपास रशिया के आसपास भी उसने पूरा दिखा दिया। रशिया के आसपास कहीं ना कहीं तो यहाँ भी रशिया होगा। कहाँ है रशिया? अच्छा, लेकिन पूरी दुनिया वैल्यू करती है इसको इतना, क्योंकि क्यों? इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है और हमारे लोग भी बड़े डैश हैं। जो मुझे एक बंदे ने एक दफा बताया, कह रहे यार मैं इंग्लैंड में रहा हूँ, इंग्लैंड में ना लोग कालों से बहुत डरते हैं, बहुत टॉल होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं, गुस्से वाले बहुत होते हैं कि यार ये इनसे कुछ पंगा करो मार देते हैं जान से। लोग बहुत डरते हैं कालों से, कह रहे हैं कि पुलिस भी कालों से डरती है। सही है, और कह रहा है काले किससे डरते हैं? पाकिस्तानियों से डरते हैं। नहीं छूना नहीं कि यार ये तो मार ही देते हैं। ये इंग्लैंड लंदन में थे ना बहुत ज्यादा, तो वो कह रहे यार कालों से गोरे डरते हैं, और काले किससे डरते हैं? पाकिस्तानी से डरते हैं। यार इनसे पंगा नहीं लो, ये तो ऊपर ही पहुंचा देंगे डायरेक्ट, ये हमसे ज्यादा खतरनाक है। हम कालों की होल्डिंग कंपनी है, बिल्कुल। सर रशिया को उन्होंने ना बहुत टफ टाइम दिया है, बाहर की कंट्रीज ना। इनके थे कितने, $640 बिलियन थे इनका रिजर्व है टोटल, $640 बिलियन, जिसमें से दुनिया ने ना इनको जो सैंक्शन लगे ना, इनको 320 मिलियन का एग्जॉस्ट हो गया अभी। $320 अरब इनका एग्जॉस्ट, 320 मिलियन जो डॉलर है इनका। यार असल में रशिया के चलाए बगैर ना आप रह नहीं सकते। यूरोप को 60-70% गैस रशिया देता है। यूरोपियन वही बोल रहे हैं, आप रशिया पे आपने सैंक्शन तो लगा दिया, ये कब तक चलेंगे हम? कह रहे बहुत से बहुत हम ये वाले विंटर तक चल जाएंगे, 3-4 महीने का वहाँ पे स्टोरेज है। सही है, इसके बाद तो हमें थले लग जाएंगे इनके। आपको झुकना पड़ेगा रशिया पे, आप सैंक्शन ही, आपकी मजबूरी है यार, गैस और पेट्रोल के बगैर आप नहीं चल सकते। रशिया को उन्होंने जरूर टफ टाइम दिया है, लेकिन आगे जाके बहुत प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते। पुतिन और वो एर्दोगान बहुत इन्होंने बहुत लंबा अरसा रूल किया है,
उसने भी कोई 18-20 साल कर चुका है प्यूटिन, और ये भी कोई 15-16 साल कर चुका है एर्दोगान। ब्रिटेन की कोई 70 साल से। वो यार वो अलग है, देखो वो तो उनका चलता रहेगा, वो तो मर ही नहीं रही, उसका मियाँ मर गया आखिर में कि यार ये जा ही नहीं रही, मैं ही चले जाता हूँ। वो प्रिंस ही रह गया, प्रिंस ही रह गया, वो मर गया, और ये इसके बच्चे बुढ़े हो गए। सॉरी इसके मियाँ प्रिंस चार्ल्स तो बेटा है उसका, प्रिंस चार्ल्स भी मर जाएगा, ये नहीं टपकेगी, देखना ये सबका हक मार के ही जाएगी। ये पोते को उसने एक भगा दिया, कटा दिया उसको, विलियम्स को, सही है। वो एक जो है वो जो है आसरे में है, पता नहीं और कितना जिएगी, ये जा ही नहीं रही कि कोई दूसरा किंग बने, ये सबको लेके जाएगी एक साथ। चलिए जी आगे बढ़े। पढ़ लिया आप लोगों ने? कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा? पढ़ो जल्दी से पढ़ो, जिसने नहीं पढ़ा आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं लायबिलिटी फॉर कैरिंग आउट। सीए फाइल में भी यही पता है, पहले मॉड्यूल ई और एफ था ना, तो ई के 3 पेपर 2, तो एफ में आप बैठ सकते थे, तो बच्चा लॉ देता था, लॉ आसानी से निकल भी जाता था। जब से सीफैप हुआ ना 2016 में, तो बच्चे लॉ से वैसे ही भागते हैं, तो वो क्या करते हैं कि लॉ बाद में देंगे, सही है बाद में देंगे, तो बाद में इतनी बात हो जाती है कि सारे पेपर निकल जाते हैं, लॉ ही रुक जाता है। इस तरह के बहुत इंस्टांसेस हैं लॉ में, पता है। और जब से ओपन बुक हुआ ना और बढ़ गए, वो सब निकल गया, लॉ रुक गया। मेरे खुद के दोस्त ऐसे हैं 2-4 जो यार जिनका सब निकल गया, लॉ रुक गया। मैंने कहा देते रहो तुम लोग। हाँ मेरा फर्स्ट में निकला, तो उन्होंने अब जो है, अगर मेरे जमाने में ओपन बुक नहीं था, ओपन बुक नहीं था, क्लोज बुक था हमारे जमाने में। ओपन बुक में बहुत नुकसान है भाई, किसने का ओपन बुक में फायदा है? ओपन जो क्लोज बुक में जैसे तुम लोगों को फिर भी कुछ याद करके जाते हो, कुछ मिल तो जाते हैं नंबर, उसमें तो कुछ याद करने का एलिमेंट ही नहीं है, सब कुछ इतना टेक्निकल होता है। ओपन बुक भाई बहुत मुश्किल होता है। ओपन बुक को तुम लोग क्या समझ रहे हो? तुम लोग अभी नए नए आए हो ना सीए में, ओपन बुक एक दोगे ना फिर पता चलेगा। अब यार वो तो FAR 1 की है ना, वो तो FAR 2 तो पहले हमारे जमाने में ओपन बुक था, IFRS लेके जाते थे। लेकिन मैं सही बताऊं, IFRS जिसको यूज करना आती है ना, वाकई बहुत बेनिफिशियल होती है एग्जाम में। मैं बताऊं, मेरा अपना जो पेपर था ना, मैंने IAS 37 को देख के एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के सॉल्व किया था, और वो मैं पास हुआ था। 15 नंबर का सवाल आया था इसमें से, IAS 37 प्रोविजन कंटिजेंसी वगैरह, सही है। तो ये मैंने देख के FAR 2 में। तो आप लोग जो ना IFRS को पढ़ना सीखना, खास तौर पे ये IAS 10 हो गया, सही है, सर भी बताएंगे आप लोगों को। 10 हो गया, 37 हो गया, 36 हो गए, 3-4 IAS ऐसे हैं जो आप दिन अगर आपको पता है ना कहाँ क्या चीज लिखी हुई है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं बैठ के। एग्जाम में इतना टाइम होता है, बाद बच्चे तो यूं आके बैठते हो, जो नीचे रखते हो नीचे रह जाती है किताब, वो पूरा 3 घंटे नीचे पड़ी रहती है किताब। वो भाई कुछ पढ़ा होता है, तो ये होता है पता, अपॉर्चुनिटी मिस भी होती है। हमारे जमाने में IFRS 15 आया था लास्ट बार, इसके बाद स्टार्ट कर दें 15 आया था। अच्छा जब नया स्टैंडर्ड आता है ना, तो अक्सर ये लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल से सवाल बनाते हैं। कोई भी नया स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस होता है तो ये एग्जाम्पल से सवाल बनाते हैं, क्योंकि बच्चे ने पढ़ा नहीं होता। अच्छा वो अटेम्प्ट में मैंने पेपर दिया था, मेरी पहली अटेम्प्ट थी FAR की, सही है। अच्छा रीजेंट में लग गई थी उस दिन आग, रीजेंट प्लाजा में। अच्छा मैम नर्सरी के फ्लाईओवर्स, अच्छा मेरी आदत थी, मैं जो है ना जितने पेपर होते थे ना, बाइक पे जाता था, और जाता भी अब्बू के साथ था, कि 2 बंदे हो कहीं भी कुछ हो, मैं निकल जाऊँ, अब्बा ताकि बाइक ले आए, सही है। तो मेरी आदत थी, मैंने पूरा क्वालिफिकेशन इस तरह की, कभी गाड़ी में नहीं गया मैं, सही है। अच्छा वहाँ जब हम नर्सरी के फ्लाईओवर पे चढ़े, नर्सरी के फ्लाईओवर आप सबने देखा है, चढ़े और रश, यार हम ताजने नहीं का रश, हमने कहा पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है। 8 बजे मैं घर से निकलता था, गुल हसन स्क्वायर से वहाँ तक का आधे घंटे का रास्ता था। तो अब आगे बढ़े, अब जब हमने कहा चलो फ्लाईओवर क्रॉस हो सकता है, कोई वीआईपी मूवमेंट हो, आगे बढ़े, फिर रश। मैं गए तो रश है यार, ये क्या हो रहा है, ताद निगाह रश। ऊपर भी उठ के देख रहे लोग परेशान, गाड़ियों से उठ रहे हैं। सुबह का टाइम था, इतना किसी को कुछ पता भी नहीं होता कि हुआ क्या शहर में, सब अपने अपने घरों से निकलते हैं डायरेक्ट नाश्ता वाश्ता करके। अच्छा थोड़ी देर अब मैं घड़ी देख रहा, 8:30, 8:35, 8:40 हुई यार, मतलब जैसे रोने वाली शक्ल हो गई यार। आप 6 महीने पढ़े, आप एग्जामिनेशन हॉल पहुंच ना सकिए, तो मतलब ये तो एक बड़ी सैड सिचुएशन है ना आपके लिए। किसी को भी दुख होगा यार कि आपकी पेपर की अटेम्प्ट ही निकल गई, आप पहुंच ही नहीं पाए। अब 8:40 पे 8:45 पे हम FTC पहुंचे। अच्छा वहां पे मैंने अब्बू कहा, मैं अब्बू हम लोग ऐसा करते हैं, इसको ना फुटपाथ पे चढ़ा देते हैं बाइक को। बाइक में एक एडवांटेज होता है, आप कहीं भी चढ़ा देते हो। तो हमने सॉरी नर्सरी का उतरने के बाद थोड़ा सा आगे जाकर हमने फुटपाथ पे चढ़ाया। फुटपाथ पे चढ़ा के जब हम वहां पहुंचे,
क्या नाम है, आयशा भवानी पे, तो पता चला कि यार आग लगी है आगे, पुलिस वाले बोल रहे हैं आग लगी। अब परेशान किया यार आगे रास्ता खुला भी है नहीं खुला, हमने कहा जो ट्राई करते हैं। फिर हमने एक और फुटपाथ पे चला, फिर हम रीजन के थ्रू हुए। ठीक मैं 9 बजे पहुंचा था, और यकीन करें आईकेएफ का होता है कि 30 मिनट के बाद वो किसी को अलाउ नहीं करते, उस दिन उन्होंने 1.25 घंटे बाद भी अलाउ किया था। पेपर कहाँ हुआ होगा यार। अच्छा मजे की बात, मैं जब पेपर देने पहुंचा, जब एग्जामिनेशन हॉल में पेपर आया तो मुझे कितने नंबर का आता था पूरा पेपर? 49 का। मैं गया तो 100 नंबर के ऊपर मुझे आता ही 49 का है। एक होता ना 50 का है तो फिर भी एक बंदा अपने आप को कह देगा 50 में से 50 आ जाएंगे, जो कि आते नहीं है। पूरा पेपर है, मुझे पेपर ही 49 का आता था। IFRS 15 आ गया, और एक दो और लीज के बड़े जैसे कहते हैं ना ठीक ठाक सवाल आ गए, जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग आ गई, तो वो आता ही नहीं था मुझे। अच्छा वो बड़ी फड़ो टीम 3 लोगों ने बनाई थी, तो लेकिन मैं फिर भी मैंने कहा चलो अल्लाह का शुक्र है कम से कम पेपर में तो पहुंचे। नहीं कहाँ से 49 का पेपर आता है तो कहाँ से क्लियर होगा? 50 तो पासिंग मार्क्स होते हैं, 49 का पेपर आता था मुझे। हाँ 49 आउट ऑफ 49 भी लेता तो भी फेल था ना एक नंबर से। और भी तो है क्या मतलब? उसकी की बात कर रहा हूं। और भी सवाल आते हैं। नहीं टोटल पेपर ही 49 का आता था मुझे, इसके आगे कोई सवाल ही नहीं आते थे। खाली नहीं समझ में नहीं आ रहा था, स्केच बना दिए थे सिर्फ। नहीं समझ वो असल में वो पढ़ के ही नहीं गए थे। कंसोलिडेशन पढ़ाता है वो, और उन्हें जॉइंट वेंचर की कंसोलिडेशन बोली, जॉइंट वेंचर की कंसोलिडेशन कोई टीचर नहीं कराता था। नहीं सीए फाइनल सीफेप जॉइंट वेंचर की कंसोलिडेशन में उसने 23-24 नंबर पूछ लिए, सही है। IFRS 15 के पूछ लिए, तो मैं क्या करता, अब ये जो है ना इसने एग्जाम्पल से उठाया था, 18 नंबर का सवाल इसने डिट्टो एग्जाम्पल से, वहां अंग्रेज का नाम था, यहाँ उसने पाकिस्तानी का नाम रखा। तो ये चीजें होती हैं ICAP में। चले जी आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरे टाइम में नहीं दूसरी में नहीं, मेरा सीए फाइनल में सिर्फ एक ही पेपर ने तंग किया था, जो ये था। ये मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी में निकला था। ये पेपर ने मुझे बहुत तंग किया था, FAFR ने। और जिस अटेम्प्ट में निकला था मैं सोच के आया था कि ये अटेम्प्ट भी फेल होगा, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है पता नहीं कैसे निकल गया। मम्मी अबू उम्रे पे गए हुए थे, शायद वो उसी वजह से निकल गया, वरना वो भी नहीं निकलता। चलें जी आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है, सेक्शन 15। अच्छा देखिए एक चीज़ के देखिए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे एक चीज़ का पता है कि किस सेक्शन पे कितना टाइम देना है। तो इनिशियली हम चीज़ों पे टाइम देंगे, ये अंडरस्टैंडिंग यहीं से डेवलप होगी, सही है। ये कहने को छोटा चैप्टर है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट भरे पड़े। तो जहाँ मैं अगर खींच रहा हूँ तो आप ये ना समझें कि हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। और कहीं मैं अगर लेके चल रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ यार इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसमें उसमें कुछ भी नहीं। जहाँ मुझे लगेगा कि यार इस सेक्शन से कोई टेक्निकल सवाल या कोई ऐसे कॉन्सेप्चुअल चीज़ आ सकती है, तो वहाँ मैं आप लोगों को जो है जिसे कहते हैं चाहूँगा कि कॉन्सेप्ट घुसे आप लोगों के अंदर, सही है। ये सेक्शन लास्ट टाइम इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है, सेक्शन 15, सही है। इससे पहले ये नहीं था। Liability for carrying on business with less than 3 or in case of private company 2 members। इसमें देखो क्या कह रहा है, अगर आपने कंपनी बना ली, आपकी प्राइवेट कंपनी, आपके 2 मेंबर्स हैं, कल को आपका एक मेंबर मर जाता है, आप कह रहे हो क्या हुआ, मर गया, काम शुरू करते हैं, सही है। अब वो कह रहे देखो यार, अब आपने लॉ को ब्रीच किया, आपको जो है मेंबर को इंडक्ट करके उसको बराबर करना चाहिए था, उस थ्रेशोल्ड को आपने वो नहीं किया। तो कह रहे सही है आपने नहीं किया ना, अब आप 180 दिन तक जो कारोबार करोगे, 180 दिन के बाद जो कारोबार करोगे, 180 दिन के बाद जो आप कारोबार करोगे, उसमें कोई भी लायबिलिटी इंकर होती है तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। इस सेक्शन का ही क्रक्स है, सही है। विद दिस क्रक्स आइए हम पढ़ते हैं। कौन रीड करेगा, किसको सबसे ज्यादा नींद आ रही है? आप रीड करो। सबसे ज्यादा नींद वाली शक्ल आपकी लग रही थी मुझे, रीड करो। Liability for carrying on business with less than 3 or in case of a private company 2 members, सही है। If at any time the number of members of the company is reduced to below 2 in case of a private company। other than सिंगल मेंबर कंपनी को क्यों एक्सक्लूड कर रहा है? सिंगल मेंबर कंपनी को क्यों एक्सक्लूड कर रहा है? उसमें होता ही एक मेंबर है, नहीं वजह है। देखो जो कोई प्राइवेट कंपनी होती है उसका नाम क्या होता है? ABC प्राइवेट कंपनी, सही है। पब्लिक कंपनी होती है उसका नाम क्या होता है? ABC लिमिटेड। सिंगल मेंबर कंपनी होती है उसका होता है ABC SMC प्राइवेट लिमिटेड। उसके नाम में प्राइवेट का ही वर्ड ऐड करवाते हैं। सिंगल मेंबर कंपनी SMC प्राइवेट लिमिटेड, सही है, ये लोग करवाते हैं। प्राइवेट भी लिमिटेड ही है, प्राइवेट भी लिमिटेड है, पब्लिक भी लिमिटेड है, SMC भी लिमिटेड है। ये लिखने का तरीका है कंपनियों को, नाम को। तो जब भी वो कह रहा है कि प्राइवेट लिमिटेड एक्सक्लूडिंग ये वाली कंपनी को इसने एक्सक्लूड कर दिया। चलिए आगे पढ़ें। below 3 in case of a public company and the company carries on business And the company carries on business for more than 180 days से ज्यादा क्या करे वो बिजनेस करे, तो क्या होगा? with a reduced number of members as
discussed above that every person who is the member of a company during the time that it so carries on business after those 100 इसका क्या मतलब है? ड्यूरिंग दैट टाइम आफ्टर इट सो कैरीज ऑन बिजनेस आफ्टर 180 डेज, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये वो सर रिड्यूस नंबर के साथ 180 डेज से ज्यादा बिजनेस और चला। सही है, बिल्कुल ये सही कह रही है। 180 डेज तक रिड्यूस मेंबर तक अगर वो बिजनेस करे तो कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगेगी, इसके बाद लगेगी। सही है, दोनों इंटरप्रिटेशन आपने नेगेटिव उसमें करा, इन्होंने पॉजिटिव वाले में करा कि 180 डेज के बाद कोई करेगा तो आपकी जो है लायबिलिटी वाली बात है। 180 डेज से पहले पहले अगर आप कर लेते हैं, इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब वो आपको 180 दिन दे रहा है इस गैप को फिल करने के लिए। सही है, 180 दिन दे रहा है कि चलो यार इसको फिल कर लो, आगे पढ़ो। हाँ, बहुत ज्यादा है लेकिन दे रहा है, मर्जी उसकी। and is cognizant कॉग्निजेंट का मतलब होता है अवेयर। लिख लो पेंसिल से कहीं अपने पास लिखा हुआ है। अच्छा ब्रेक स्लैश डाल के लिखा हुआ है मैंने, सही है। कॉग्निजेंट अवेयर ऑफ द फैक्ट that it is carrying on business with less than 2 members or 3 members as the case may be. एज द केस में भी क्यों कह रहा है? जो भी इसका मतलब कम हो या ज्यादा हो। प्राइवेट कंपनी का केस है या पब्लिक वाला? वेरी गुड। एज द केस में भी क्यों, ऊपर दोनों कंपनी की बातें कर रहा है वो। अगेन देखिए, पढ़ना आपने इस तरह से लोगों कि हर लफ्ज का आपको पता होना चाहिए रीजन क्या है लिखने का। एज द केस में भी इसी वजह से कह रहा है कि या प्राइवेट हो तो लेस देन 2, पब्लिक हो तो लेस देन रेयान 3। Shall be severally liable for the payment. सेवरली मतलब सिंगली। क्यों सेवरली कह रहा है? अरे सेवरली लायबल ऑफ द होल डेट, सही है। क्यों सेवरली कह रहा है, जॉइंटली क्यों नहीं कह रहा? लॉजिक बताओ। सेवरली का मतलब होता है अलग अलग, जॉइंटली का मतलब होता है हाँ हाँ, क्या मतलब समझा नहीं, दोबारा बोलो। सेवरली क्यों कह रहा है? सेवरली क्यों कह रहा है? जॉइंटली भी तो कह सकता था। सेवरली क्यों कह रहा है? सेवरली एंड जॉइंटली भी नहीं कहा, सेवरली का है। प्राइवेट में उसका केस है, प्राइवेट का। हाँ तो प्राइवेट में अगर 2 से कम होगा तो वेरी गुड। प्राइवेट में 2 से कम होगा तो एक ही बचेगा, जॉइंटली कैसे कह सकता है? हो सकता है पब्लिक में भी 2 हो या 2 से कम भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है पब्लिक में। जब उसने जॉइंटली को उसने अवॉइड किया, उसने कहा सेवरली। सिंगली भी लायबल हो सकता है, अकेला भी लायबल हो सकता है। वेरी गुड रेहान। हो सकता है। पब्लिक में जॉइंट हो सकता है। Whole debt of the company contracted during that time means after 180 days and may be sued ये ब्रैकेट में मैंने लिखा है मींस आफ्टर 180 डेज, ये लॉ का हिस्सा नहीं है। without joinder and be sued of any other member. विदाउट जॉइंटर का क्या मतलब है कि अकेला भी लायबल होगा। अगर 3 मेंबर थे, 3 में 2 रह गए और दूसरा बोला नहीं यार उसको पकड़ो, तुम उसको नहीं पकड़े, मेरे पास आ रहे हो, वो बोलेगा कि पकड़ा ही नहीं है। हाँ, आपको कह दिया, आप दे दो। 2 रह गए तो दोनों लायबल। नहीं, 2 रह गए तो कह रहा है किसी एक को भी लॉ बोल सकता है, किसी से भी कंपनसेट करेगा ना। कंपनसेट करेगा वो। कंपनी एक के थ्रू कंपनसेशन नहीं करवाएगा, वो वैसे कोर्ट में केस करेगा। बोलेगा भाई देखो मैं 10 लाख मैंने दे दिए, 5 लाख इसको देने थे, ये नहीं दे रहा, मुझे दिलवाओ। एज पर कंपनी एक्ट ने उसको कोई रेमेडी नहीं दी है। वो कह रहा है तुम भी कसूरवार हो, क्यों 1.5 होशियार बने थे, 180 दिन के अंदर कर लेते। वो नहीं रख रहा था ना, दूसरा तुम रख लेते, मेंबर रखवा देते, बराबर करवाते। तुम भी 1.5 होशियार बन के चला रहे थे। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है जो कि 1 जनवरी को जो है उसका नंबर, प्राइवेट कंपनी है, सही है, प्राइवेट कंपनी है, और उसके 1 जनवरी को उसके मेंबर्स कितने हो गए? 1 हो गया, सही है। अब मैं कोई भी एग्जांपल देता हूं, मैं अज्यूम करता हूं एवरी मंथ है 30 डेज, सही है। 180 डेज से कब पूरे होंगे? 30 जून को। 30 जून को इसके 180 डेज पूरे हो गए, मिसाल के तौर पे 2022, ये भी 2022 है, सही है। अब इन्होंने एक लोन लिया हुआ था। अच्छा, ये चलाते जा रहे हैं। आज हम खड़े में हैं कहाँ? सितंबर में खड़े में, सही है। इन्होंने लोन लिया हुआ था कब? इन्होंने लोन लिया हुआ था, कब लिया हुआ था? मार्च में, सही है, मार्च में लिया हुआ था। ये डिफॉल्ट कर गए कब? ये लोन इन्होंने मार्च में लिया था, ये डिफॉल्ट कर गए कब? सितंबर में। क्या होगा? सही है, आप बताइए। जनवरी 1 को मेंबर रिड्यूस होके 1 हो गया 2 से, प्राइवेट लिमिटेड का। 30 जून है, 180 दिन पूरे हो गए 30 जून को, सही है। मार्च में इन्होंने एक लायबिलिटी इंकर की थी, बैंक से लोन लिया था, सही है। डिफॉल्ट किया इन्होंने आके सितंबर में, अभी भी नंबर रिड्यूस्ड है, क्या होगा? सेवरली लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। लॉ किसी को भी बाइंड कर सकता है। हाँ सही है। हाँ, आप एक दफा दोबारा पढ़ें, हो सकता है कुछ आंसर बदल जाए। नहीं, मुझे नहीं, उस बोर्ड को नहीं, सेक्शन दोबारा पढ़ो, डेट नहीं देखो, पहले सेक्शन पढ़ो फिर डेट देखो। हाँ नहीं, मैं 180 एग्जैक्ट थोड़ी गिनता हूँ यार, मैं बताया ना एवरी मंथ है
30 डेज, ये तो असम्पशन है ना हमारी पूरी कोर्स में ये असम्पशन चलेगी एवरी मंथ है 30 डेज। हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे कि जनवरी 31, फरवरी 28, फरवरी मार्च 31, ये नहीं करेंगे हम। एवरी मंथ है 30 डेज। पढ़ो रहन, पढ़ो, तुम जवाब दोगे। पढ़ो, सब बच्चे पढ़ो, सब बच्चे पढ़ो। एक लोग किसी को भी बाइंड कर सकते हैं। नहीं, पहले पढ़ें, पहले पूरा ये एंड द कंपनी कैरीज ऑन बिजनेस से लेके अगले पेज तक पूरा पढ़ें। पढ़ना सीखना है। तो भाई ऑनलाइन वाले बच्चों, तुम लोग बताओ, तुम लोग क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तुम लोग बताओ क्या होगा इसके अंदर, क्या होगा इसके अंदर? बताइए। सर ये 180 डेज के अगर लाइबिलिटी है, ये 180 डेज से पहले की तो क्या हुआ? 180 डेज से पहले की बात की मार्च में जो लोन जारी करता है हाँ, जो लोन है जूनियर कैरेक्टर डिफॉल्ट हो गया मार्च में लिया था, तो जो लाइबिलिटी होती है वो 180 डेज खत्म होने के बाद की जो लाइबिलिटी थी वो ये आईक्यू का 5 नंबर का सवाल बन सकते हो, पता है आपको? ये सेक्शन इसने अभी डाला है, इसकी नजर नहीं पड़ी है, 5 नंबर का सवाल बनाएगा वो इस पर। आपके नाम क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है? मानिया। आप इस सेक्शन को पढ़ें, इस सेक्शन को पढ़ें, एंड द कंपनी से पढ़ें, एंड द कंपनी से पढ़ें। तो 180 डेज हो सकता है, बाद जो लाइबिलिटी होगी वो लायबल होगी। तो ये डिफॉल्ट सितंबर में करा है, तो 180 डेज बाद गुजर नहीं गए, बहुत ज्यादा गुजर गए। ये तो सही तो कह रहे हैं बेचारा। पढ़ो उसको, एंड से पढ़ो, एंड द कंपनी कैरीज ऑन बिजनेस। 2 बुलेट पॉइंट के नीचे लिखा हुआ ना एंड द, पढ़िए, जोर से पढ़िए। The company carries on business for more than 180 days with a reduced number of members as discussed above. Then every person who is a member of the company during the time that it still carries on business after those 180 days and is aware of the fact that it is carrying on business with less than 2 members or 3 members as the case may be. ये 180 डेज के बाद बिजनेस कैरी करें। एक सेकंड ना पर 70 liable for payment of whole debts of the company contracted during the time. होल डेट कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम आफ्टर 180 डेज। इसका जवाब सही था अब्दुल्ला का, लेकिन ये कॉन्फिडेंस नहीं था इतना। समझ में आया? देखो वो ये नहीं कह रहा 180 डेज की तो छूट है, वो कह रहा है कि 180 डेज के बाद जो आप चीज करेंगे। देखो 180 डेज के बाद तो डिफॉल्ट हुआ है, किया कब था इन्होंने लोन? मार्च में लिया था, ड्यूरिंग दैट 180 डेज लिया था। सही है। मैंने अभी भी सेक्शन पढ़ाते हुए भी मैंने बताया था इस सवाल को लिखाने से पहले कि 180 डेज का क्या है, टाइम पीरियड है कि जाओ जाके सही कर लो। 180 डेज के बाद कोई लायबिलिटी, अगर मिसाल के तौर पे यही चीज मार्च के बजाय उन्होंने लिया होता जुलाई में, तो फिर जो है आप वाली बात बिल्कुल सही होती, वो सेवरली लायबल होता। हाँ, नहीं होगा ना, क्यों कह रहा है कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम मींस आफ्टर 180 डेज। कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो आप इंकर करें आफ्टर 180 डेज, उसके लिए आप जो है जॉइंटली, सॉरी उसके लिए आप सेवरली लायबल होंगे। अच्छा दूसरी एक सवाल आना चाहिए ना, दूसरा क्या यहाँ मतलब अगर 1 मार्च को है, अगर 1 मार्च को है तो क्या कंपनी माफ हो जाएगी डिफॉल्ट में? हाँ, सवाल है ना, क्या होगा फिर? बैंक के लिए तो फिर भी liability होगी ना, कैसे, किस तरह से लायबिलिटी? फिर jointly liable होगी। जॉइंटली लायबल होगा। Credit terms के हिसाब से होगी। वेरी गुड। फिर उनका ये वाली एंट्री वही जो कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट अप टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल लायबल रहेंगे वो। वेरी गुड, समझ में आया? सेक्शन समझ में आया? क्या अगर वो ये 1 मार्च होगा तो क्या कंपनी बच जाएगी? नहीं, यहाँ वो कंपनी के एंगल से बात ही नहीं कर रहा, यहाँ वो मेंबर के एंगल से बात कर रहा है कि सुधर जाओ, वो मेंबर्स को पूरा करो, वरना तुम्हारी लायबिलिटी जो कंपनी में तुम्हें एज था कि लिमिटेड है, वो तुम्हारी अनलिमिटेड हो जाएगी। जी रेयान, लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी वाली बात आ जाएगी। सब एवरी, क्योंकि उसने ऊपर क्या कहा, प्राइवेट और वो पब्लिक। अच्छा मैं आप लोगों को ये तीनों बच्चों को टारगेट दे रहा हूँ कि नेक्स्ट सैटरडे तक, सैटरडे को हमारी क्लास, उससे पहले आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को सुनना है। पहली क्लास में आधा घंटा, हाँ सुन लिया आपने? नोट्स मुझसे ले लीजिएगा, अभी क्लास के बाद मेरे पास है। पास पेपर भी करो। पास पेपर को कैसे करते हैं? पास पेपर को हम ऐसे करते हैं, कोई भी चैप्टर खत्म होता है, बस एंड कर रहा हूँ मैं, कोई भी चैप्टर खत्म होता है तो हम क्या करते हैं, उसके नोट्स को ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि किसी किताब या रिसाले को पढ़ रहे हैं। इससे आपको क्या होगा, इससे आप यही देखो, जब आप लोग करते क्या हो,
आप लोग करते क्या, आप खोला चैप्टर यहाँ से जो याद करना शुरू किया, जब तक वहां नहीं खत्म नहीं हो गया, आखिरी पेज नहीं आ गया, आप लोग हटते नहीं हो। ये सबसे बड़ी मिस्टेक और तबाही है, आप लोग रट्टे मारते हो। जब आप देखो, जब आप कोई भी किताब पढ़ते हो, अखबार पढ़ते हो, कोई भी अपने मतलब की न्यूज पढ़ते हो, तो आप लोग क्या उसको पढ़ते क्यों? ताकि उसमें जो लिखा है वो समझ में आए आपको। आप रशिया यूक्रेन पे कोई हेडलाइन पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसका मकसद क्या होता है कि जो हो रहा है वो आपको पता चले। लेकिन जब आप रट रहे होते हैं, जो इसके अंदर हो रहा है वो आपको पता ही नहीं चलता। आप आइसोलेशन में सिर्फ रटते जाते हो तोते की तरह। फिर जब उसका सिनेरियो बचाता है आप फंसते हो। तो आप लोगों ने करना क्या, मेरी अप्रोच क्या है, जो इन दोनों बच्चों ने करी भी है, अभी और 2 बच्चे भी हैं वो आए नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको उसी तरह पढ़ना है जिस तरह किताब रिसाले को पढ़ते हैं। सिर्फ रीडिंग करनी है, रटना नहीं है। अभी 2 महीने तक कुछ नहीं याद करना, 2 महीने तक कम दिनों में कुछ नहीं याद करना। पढ़ लिया इसको, फिर आपने पास पेपर पर जाना है। पास पेपर को पढ़ के इसके अंदर ढूंढना है कहाँ लिखा है, ढूंढ के आपने देख के सॉल्व करना है। अभी हमने लिखना सीखना है, याद नहीं करना। याद तो तुम लोगों ने 12 साल किए, यही है ना। इंटरमीडिएट में सीखते क्या हो, रट्टे मारना ही तो सीखे। देख के सॉल्व करना है, देख के सेक्शन देख के सॉल्व करना है। अभी हम 3 चैप्टर या 4 चैप्टर यही चीज करेंगे। एक दफा सॉल्व करना आ गया, एक दफा इंटरप्रिटेशन आ गई, तो ये जो लिखा हुआ है ये यहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये तुम लोगों को आर्ट है। ये तुम लोग ओ लेवल्स के नहीं हो मेरी तरह, तुम लोगों का आर्ट है, तुम लोग रट लोगे। मैं पूरा कम लॉ सीफैप का रट के गया था, मेरा इतना अच्छा रट्टा है, मेरा इतना स्ट्रॉन्ग रट्टा है, मतलब मेरा याद करने की स्पीड और याद करा हुआ मेरा इतना स्ट्रॉन्ग है। नहीं, जरूरत ही नहीं है ना। रटने नहीं होता कि तोते की तरह, मतलब समझ के याद करना, समझ के याद करना, रटना नहीं है, समझ के याद करना। आप ओले इसकी तो नहीं है, सही है। नहीं तो आप उसी को फॉलो करें, बाकी पेपर भी तो आपके पास हुए हैं, ये भी हो जाएगा। सही है। तो आप लोगों ने तीनों ने पास सैटरडे की क्लास में पास पेपर करके मुझे चेक कराने। सही है। चैप्टर नंबर 1 के 3-4 पास पेपर दिए, जो रिपीट हो रहे हैं वो छोड़ देना। 3-4 पास पेपर है उसको करके चेक कराना मुझे। सैटरडे को क्लास के बाद मैं आप तीनों के पास पेपर्स को चेक करूंगा। फिर इंशाल्लाह सैटरडे को हम नेक्स्ट क्लास नहीं थर्सडे को। अभी 3 क्लासें भी रमजान का टाइमिंग में जो है फ्राइडे तक इंशाल्लाह कंक्लूड करके मैं ताहिर के साथ बैठ जाऊंगा। जुमेरात को फ्राइडे तक कंक्लूड करके हम इंशाल्लाह रमजान में कर देंगे मोस्ट प्रोबेबली। और मेरी अपनी विश भी यही है कि रमजान में 2 क्लासेस हो। टाइमिंग यार जैसे अगर जुम्मा होता है तो जुम्मा नमाज के बाद कर लेंगे। सही है। अगर जैसे हफ्ता होता है देख नहीं यार, इंटरनल क्लासेस तो नहीं आएंगे। इंटरनल अभी रमजान का पूरा टाइम टेबल सेट होगा यार। अभी तो आप जुम्मा नॉर्मल डेज का बोल रहे हो ना, अभी रमजान का थोड़ी आया। तो मेरी कोशिश होगी सिर्फ 2 दिन क्लास में, ज्यादा ना आप लोगों को ओवरबर्डन करें। तो कोशिश करिए कि जो क्लास है ना एफएड में जो दूसरे सब्जेक्ट में साथ ही मतलब उनके साथ ही होगी। हाँ ज्यादा गैप नहीं आ जाए। सही। 12:30 210 से 12:30 क्लास थी, उसके बाद क्लास नहीं। क्यों आपका FR2 नहीं है? नहीं ये अच्छा रेहान क्लियर है ना, FR2 क्लियर है। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। आपको आपकी यही मेहनत और जज्बा पास कराएगा इंशाल्लाह। सर पूरे रमजान में 2 क्लास होंगी? नहीं, पूरे रमजान में 2 क्लासें नहीं होंगी, वीक में 2 क्लासें होंगी। पूरे रमजान में 2 क्लासें क्यों होंगी? चलिए, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।